सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। चांदनी स्व उपचार नाइटब्लेड कबीले का एक वंशानुगत गुण, जो उपयोगकर्ता को चांदनी में घावों को प्राकृतिक रूप से भरने की अनुमति देता है। बुरे कौशल नहीं है। आरव के दिमाग में एक आवाज गूंजी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादाजी नोवा, आरव ने भावुक स्वर में सोचा, जिसके जवाब में नोवा ने केवल हुंकार भरी। आरव को बुरा नहीं लगा, वह जानता था कि अगर वह आज जीवित है तो उसका एक बड़ा श्रेय नोवा को ही जाता है। पिशाच बनने की यादें धुंधली थीं, लेकिन उसे याद था कि वह पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार नोवा से बातें कर रहा था। आरव ने बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक मेडिकल मशीन की चमकदार स्टील पर अपना प्रतिबिंब देखकर रुक गया। आरव की त्वचा अब पन्ने जैसी सफेद हो गई थी, जैसी कोरियाई सुपरमॉडल की होती है, लेकिन उसकी आंखें गहरे खून जैसी लाल थीं, माया की तरह सुंदर लाल नहीं, बल्कि सोहन की तरह हिंसक लाल। उसके बाल और भौहें अभी भी काले थे, जिसके लिए वह आभारी था, लेकिन अब वह इंसान से ज्यादा पिशाच लग रहा था। इससे पहले कि आरव अपनी नई पहचान को पूरी तरह स्वीकार कर पाता, प्रयोगशाला का दरवाजा जोर से खुला और सोहन तालियां बजाते हुए अंदर आया। आरव को मानसिक रूप से स्वस्थ और होश में देखकर वह खुशी से झूम उठा। आरव, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें खून की प्यास और पागलपन में डूबे बिना सही सलामत देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अगर तुम मर जाते तो मुझे बहुत दुख होता, लेकिन अब सब ठीक है। सोहन ने आरव के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए उस पर निरीक्षण मंत्र चलाया। आरव ने माथे पर बल डाला, लेकिन कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं है। जब सोहन को एहसास हुआ कि आरव ने वास्तव में रक्त हेरफेर की क्षमता प्राप्त कर ली है, तो उसकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। हे भगवान, मेरे विधाता, सोहन हाँफते हुए बोला। वह अपना संतुलन खो बैठा और फर्श पर गिर गया। मेरे पूर्वजों का सपना पूरा हो गया। हमने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। सोहन पागलपन में फर्श पर लौटते हुए हंसने और चिल्लाने लगा। ये लड़का तो पागल हो गया है, नोवा आरव के दिमाग में फुसफुसाया, जबकि आरव उस पिशाच सोहन की हरकतों को देखता रहा। सोहन को अपनी गरिमा वापस पाने में पूरे 20 मिनट लगे, लेकिन उसके चेहरे की वह बेवकूफ़ी भरी मुस्कान फिर भी नहीं जा रही थी। तुम्हें पता है, मैं कबीले के बुजुर्गों की अनुमति के बिना आदिम तत्व का उपयोग करने के कारण बड़ी मुसीबत में फंसने ही वाला था। अगर तुम मर जाते तो मेरा सिर कलम कर दिया जाता, सोहन ने आरव को समझाया। अब आरव भी मुस्कुराने लगा था। सोहन की नादानी थोड़ी संक्रामक थी। खैर, अभी हमें बहुत कुछ देखना है, लेकिन सबसे पहले कुछ बुनियादी परीक्षण करते हैं और तुम्हारी इंद्रियों को निखारने में तुम्हारी मदद करते हैं। हालांकि तुम इस अनुभव से जीवित बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम अपने शरीर की नई प्रवृत्तियों और शिकारी स्वभाव को समझते हो। पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं, सोहन सेंट आरविमस, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। सोहन आरव को प्रयोगशाला के अंदर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले गया, जो गलियारों की एक भूल भुलैया जैसी थी। रास्ते में आरव ने देखा कि सोहन के कई लैब सहायक उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह दुनिया का नौवां अजूबा हो। वहीं माया एक कोने में दुबक कर अपने हथियारों को धार दे रही थी। उसने आरव पर एक नज़र डाली और एक पल के लिए उनकी आंखें मिली, लेकिन दोनों ने तुरंत नजरें फेर लीं। अंततः आरव को मानव बंदियों से भरे एक कमरे में ले जाया गया, जहां सोहन आखिरकार रुका। अंदर के सभी इंसान काफी मोटे ताजे थे और उनकी त्वचा पर एक विशिष्ट लाल रंगत थी, जो स्वस्थ हीमोग्लोबिन की मात्रा को दर्शाती थी। हमारे पास केवल बेहतरीन गुणवत्ता वाला मानव भोजन है, केवल सबसे रसीले और मोटे इंसानों को ही चुना जाता है। जाओ फिर, एक निवाला लो, सोहन ने संकेत दिया। आरव ने उन आंखों पर पट्टी बंधे और बंधे हुए इंसानों को देखा। वह सोहन की आवाज सुनकर उनके चेहरों पर बगते हुए खौफ को पहचान पा रहा था। वे छटपटा रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, कुछ ने तो डर के मारे पेशाब भी कर दिया था। कुल मिलाकर यह एक दुखद दृश्य था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आरव को बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ। उसे इंसानों को काटने की कोई इच्छा नहीं हो रही थी। मनोवैज्ञानिक रूप से उसे अभी भी उन्हें भोजन के रूप में देखना गलत लग रहा था। जहां पुराने आरव का दिल उनकी दयनीय स्थिति देखकर पसीज जाता, वहीं पिशाच आरव को उनके प्रति कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। फिर भी आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं एक सामान्य इंसान की तरह खाऊंगा और पीऊंगा। मैं खून नहीं पीना चाहता। सोहन ने एक सेकंड के लिए आरव का अध्ययन किया और फिर मुस्कुराया।
उसकी चौड़ी मुस्कान के नीचे उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। वह धीरे से एक इंसान के पास गया और उसका हाथ चीर दिया ताकि खून रिसने लगे। आरव ने भौहें चाहकर सोहन की ओर देखा और कहा, जैसा कि मैंने कहा, मैं। तभी ताजे खून की खुशबू आरव की नाक में पहुंची। उस सुगंध ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया और उसकी लार ग्रंथियां एक पागल कुत्ते की तरह लार टपकाने लगी। मैं आरव हकलाने लगा और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसकी आदिम प्रवृत्तियों ने उस पर कब्जा कर लिया। उसने अपने नुकीले दांत उस इंसान के खून बहते अंग में गहराई से गदा दिए और खून चूसना शुरू कर दिया। वह इंसान दर्द से चीखा और चिल्लाया, लेकिन आरव अब उसे सुन नहीं पा रहा था। खून पीते समय उसका शरीर परम आनंद यूफोरिया में था। वह गर्म तरल उसके गले से नीचे उतरते हुए उसे असीम संतुष्टि दे रहा था। आरव पीता रहा, मानो वह महीनों से भूखा हो और उसने पहली बार भोजन देखा हो। वह तभी रुका जब एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे टोका। सिस्टम अधिसूचना, आपने अत्यधिक रक्तहानि के कारण एक अनाम T0 मानव को मार डाला है। बैटल जोन में एक मानव को मारने के लिए आपको 25 XP मिले हैं। सिस्टम अधिसूचना, आपने रक्त का स्वाद चख लिया है और अब आपका शरीर कभी भी सामान्य भोजन का आनंद नहीं ले पाएगा। आपने रक्त तृप्ति सूचकांक अनलॉक कर लिया है। रक्त तृप्ति सूचकांक तृप्ति ग्रेटर दैन 80%, कोई रक्त पिपासा नहीं, 15% कुल शक्ति। तृप्ति 60-80% के बीच, स्वभाव चिचिड़ा हो जाता है, हल्की रक्त पिपासा रहती है। तृप्ति 40-60% के बीच, तर्कसंगत सोचने की क्षमता कम हो जाती है, उच्च रक्त पिपासा देखी जाती है। तृप्ति 20-40% के बीच, अनियंत्रित रक्त पिपासा, शक्ति 30% कम हो जाती है। तृप्ति 20% से नीचे, आप एक बुद्धिहीन जानवर में बदल जाते हैं, सभी आंकड़े 50% कम हो जाते हैं। वर्तमान तृप्ति 92%। सिस्टम टिप्पणी, एक बार खून पीने वाला, हमेशा खून पीने वाला। जब आरव को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो वह डर गया। उसने उस मुरझाए हुए मानव शव को देखा जिसे उसने अभी अभी खाया था और फिर सोहन की ओर देखा, जो किसी कागज पर उसके व्यवहार को नोट कर रहा था। आरव ने अपने होंठ चाटे। उसके मुंह में लोहे और धातु जैसा स्वाद अभी भी बना हुआ था। उसने अपनी जीभ थपथपाई और पूछा, मेरे साथ क्या हुआ? सोहन ने अपने नोट से नजरें हटाई और कहा, देखो आरव, हम पिशाचों को समय समय पर खून पीना पड़ता है। जब मैंने तुम्हारे आंकड़े चेक किए थे और उसमें तृप्ति सूचकांक नहीं देखा था, तो मैं हैरान था। लेकिन मुझे लगता है कि इसे अनलॉक करने के लिए तुम्हें अपना पहला खून पीना जरूरी था। चिंता मत करो, हम हर समय इंसानों को नहीं खाते। हमारे पास ब्लड बैंक हैं, बस अपनी इन्वेंट्री में कुछ रखें और जब मन करे पी लें। लेकिन हाँ, इसे कभी भी 60% से नीचे न गिरने दें, वह बहुत बुरी स्थिति होती है, मेरा विश्वास करो। आरव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, जब मैं जागा था तब मेरे आसपास खून था, लेकिन तब मेरा आपा नहीं खोया जैसा कि तब हुआ जब आपने एक इंसान को चीरा। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कभी इस इच्छा को नियंत्रित करना सीख पाऊंगा? सोहन मुस्कुराया और जवाब दिया, इसका कारण सरल है आरव। कल्पना करो कि 100 दिन पुराना सड़ा हुआ पिज्जा है जिस पर फंगस लगा है। क्या तुम्हें उसे खाने की इच्छा होगी? या तुम उसे छुओगे भी नहीं? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। वह पुराने और सड़े हुए पिज्जा को नहीं छुएगा। यही बात खून के साथ भी लागू होती है। नंगी आंखों से यह एक ही लाल रंग का दिखता है, लेकिन हम पिशाच जानते हैं कि कौन सा खून पीना है और कौन सा नहीं। जब हम ताज़ा खून देखते हैं तो हमें दावत जैसा महसूस होता है, जब हम बासी खून देखते हैं तो इच्छा आधी अधूरी होती है। और तुम मेरे दोस्त एक आदिम पिशाच हो, इसलिए दोनों तरह के खून के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया अतिरंजित है। तुम्हारी आदिम प्रवृत्तियां आधुनिक पिशाचों की तुलना में कहीं अधिक बुनियादी हैं। जहां ये युद्ध में एक वरदान हो सकता है, वहीं ये निस्संदेह तुम्हारे सामाजिक जीवन को कठिन बना देगा, जब तक कि तुम इसे नियंत्रित करना नहीं सीख लेते, क्योंकि जब भी तुम ताजे खून के आसपास होगे, तुम्हारी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही होगी। आरव ने माथे पर बल डाला। वह ऐसा खून चूसने वाला पागल नहीं बनना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यही उसकी नई वास्तविकता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सोहन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हम सब समय के साथ इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं। अभी तुम एक नवजात बच्चे की तरह हो जिसकी एकमात्र प्रवृत्ति अपनी माँ का दूध पीना है, लेकिन समय के साथ हम सब बड़े हो जाते हैं, है ना? सोहन के तर्क ने आरव को जरा भी आश्वस्त नहीं किया, लेकिन उसके पास फिलहाल इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव, अलग अलग तरह का खून हमें अलग अलग तरह से तृप्त करता है। इंसान उच्च गुणवत्ता वाला भोजन है और एल्फ का खून उससे भी ऊपर है। हालांकि
राक्षसों और अन्य प्राणियों के खून का हमारी तृप्ति पर बहुत कम असर होगा। एक इंसान का खून हमें तृप्त करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर हम गायों का खून पीते हैं तो उसी परिणाम के लिए हमें 3 गायों की जरूरत होगी। साथ ही हमारे पास खून चूसने की असीमित क्षमता नहीं है, इसलिए एक गाय को पीना ही काफी कठिन है, 3 की तो बात ही छोड़ो। इसलिए बेहतर यही है कि कम मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला खून पिया जाए ताकि शरीर तृप्त रहे। आरव ने माथे पर बल डाला, लेकिन सोहन के मुंह से निकलने वाले हर शब्द को नोट कर लिया। आखिरकार यह उसकी पिशाच 101 की क्रैश कोर्स क्लास थी। इसके बाद सोहन आरव को इमारत से बाहर ग्रीन सॉइल ग्रह के खुले और जंगली वातावरण में ले गया। आरव ने सबसे पहले ये गौर किया कि यह सचमुच एक हरे रंग की मिट्टी वाला ग्रह था, जो बंजर और पथरीला था, लेकिन किसी कारणवश हरी मिट्टी से ढका हुआ था। ये बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा था, लेकिन लाल के बजाय हरा, और यहाँ का वातावरण इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही थी। आरव ने अपने आसपास के परिवेश को देखा। उसकी वैम्पिरिक इंस्टिंक्ट्स उन वस्तुओं पर जूम कर रही थी जो संभावित खतरा हो सकती थी, और वह अवचेतन रूप से फाइटिंग स्टांस में आ गया। हालांकि आरव इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके डीएनए में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे और आदिम पिशाचों की प्राकृतिक प्रवृत्तियां उसके खून में समा गई थीं। भले ही इस ग्रह पर कोई जानवर नहीं थे, लेकिन आरव सहज रूप से जानता था कि किन चट्टानों से बचना है, क्योंकि उनके पीछे कोई शिकारी घात लगाकर बैठा हो सकता था। सोहन ने उसके इस व्यवहार को चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ देखा और अपनी डायरी में उत्साहपूर्वक नोट्स लेने लगा। अचानक सोहन ने आरव की ब्लाइंड साइड, जहां से उसे दिख न रहा हो, से उसकी ओर एक छोटा पत्थर फेंका। हालांकि आरव ने उसे आते हुए नहीं देखा था, फिर भी उसने किसी तरह उसे चकमा दे दिया और सोहन की ओर अपने नुकीले दांत दिखाए। शाबाश, सोहन ने कहा और नोट्स लिखना जारी रखा। तुम्हारी रिएक्शन स्पीड में काफी सुधार हुआ है और तुम्हारे मस्तिष्क का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स काफी विकसित हो गया है, नोवा ने अपना अवलोकन आरव को बताया। आरव भ्रमित हो गया और उसने पूछा, एंटीरियर क्या? नोवा ने गहरी सांस ली और समझाया, तुम्हारे दिमाग का वह हिस्सा जो तुम्हारी सिक्स्थ सेंस के लिए जिम्मेदार है। इसमें काफी सुधार हुआ है। आरव ने सिर हिलाया, यह एक उपयोगी विकास लग रहा था। नोवा ने आगे कुछ नहीं समझाया, लेकिन आंतरिक रूप से वह अवाक था। आरव के शरीर में हुए सुधार उसकी कल्पना से परे थे। वर्तमान में आरव के पास एक उत्कृष्ट योद्धा का ढांचा था जो टियर 0 या टियर 1 पर उसके द्वारा देखे गए किसी भी वैम्पायर या मानव से कहीं आगे निकल सकता था। उसका शरीर स्थिर था और उसकी जन्मजात इंद्रियां अत्यंत तीव्र थीं। एक योद्धा को वैसी छठी इंद्री विकसित करने में सालों का गहन युद्ध अनुभव और मौत के करीब पहुंचने वाले अनुभव लगते हैं, जैसी आरव को रूपांतरण से मिल गई थी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि अब आरव युद्ध में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने की कम संभावना रखता था, जो वह पहले अक्सर करता था। हालांकि नोवा खुश था, लेकिन वह ये खबर आरव के साथ साझा नहीं करना चाहता था, कहीं लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर न पहुंच जाए। आरव ने अपनी तलवार कुछ बार घुमाए और अपने अग्नि हमलों का अभ्यास किया। वह ये देखकर खुश था कि अग्नि अस्त्र अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहा है। अगर उसके रूपांतरण का कोई एक नकारात्मक पक्ष था, तो वही कि वैम्पायर बनने के बाद भी वह क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि बिना क्यूई वाला कचरा होने का उसका स्टेटस नहीं बदला, चाहे वह किसी भी प्रजाति का बन जाए। इस वास्तविकता पर क्रोधित होकर आरव ने आसमान की ओर एक फायर ब्लास्ट छोड़ा। उसके हमले ने बादलों में एक छेद कर दिया, जिससे सूरज की रोशनी क्षण भर के लिए उसके शरीर पर पड़ी। जैसे ही सूरज की रोशनी ने उसकी त्वचा को छुआ, आरव तुरंत घुटनों के बल गिर गया और उसका स्वास्थ्य एचपी तेजी से गिरने लगा। 1-1-1-1। आरव ने अपनी हथेलियों से सूरज की रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन धूप के संपर्क में आते ही उसकी हथेलियां झुलसने और जलने लगीं, जिससे उसे अत्यधिक दर्द और बेचैनी हुई। सौभाग्य से जल्द ही बादल फिर से बंद हो गए और सूरज की रोशनी रुक गई। सूरज की रोशनी से एलर्जी, सोहन ने अपनी डायरी में नोट किया, क्योंकि आरव के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। लानत है, क्या वैम्पायर वास्तव में सूरज की रोशनी से कमजोर होते हैं? आरव ने कोसते हुए सोहन से पूछा। वह ऐसे टीवी शो देखकर बड़ा हुआ था जहां वैम्पायर सूरज से कमजोर होते थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि यह एक बढ़ा चाकर बोला गया मिथक है। वास्तव में नहीं। हालांकि इतिहास की किताबों में दर्ज है कि शुरुआती वैम्पायर सूरज की रोशनी से एलर्जिक थे, लेकिन आधुनिक पिशाचों ने लंबे समय से इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। एवोल्यूशन इसी तरह काम करता है। फिर भी हम धूप नहीं सेकते,
लेकिन सूरज के नीचे घूमना कोई समस्या नहीं है। सोहन ने आरव को स्पष्ट करते हुए कहा कि मूल रूप से वह एक स्पेशल केस था। बहुत बढ़िया, आरव ने व्यंग्यपूर्वक कहा और खुद को झाड़ा। और क्या सच है? क्या पिशाचों को लहसुन से भी एलर्जी है और वे चांदी से कमजोर हैं? क्या वे बिना अनुमति के लोगों के घरों में नहीं जा सकते? क्या मुझे जीसस नाम से डरना होगा? आरव ने चिढ़ते हुए स्वर में पूछा। वह वैम्पायर जाति की इन कमियों से नाखुश था। सोहन ने या तो जानबूझकर आरव के व्यंग्य को नजरअंदाज किया या उसे आरव को चिढ़ाने में मजा आ रहा था। उसने जवाब दिया, लहसुन नहीं, कम से कम हम आधुनिक वैम्पायर बुरा नहीं मानते, हम कभी कभी अपने रसीले स्टेक में इसका उपयोग करते हैं। चांदी, हाँ, विशेष रूप से एल्फ चांदी हमारे लिए सामान्य चांदी से अधिक घातक है। हमें इससे एलर्जी नहीं है, हम चांदी के हथियार चला सकते हैं। बस बात यह है कि चांदी से हुए घावों को भरना पिशाचों के लिए अधिक कठिन होता है, इसलिए चांदी के हथियार हमें अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बस इतना ही। बिना अनुमति के लोगों के घरों में घुसने पर तुम मारे जा सकते हो यदि मालिक गुस्से में है और तुमसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन तुम बिना किसी कारण के जादुई रूप से नहीं मरोगे। आरव, यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है। जहां तक जीसस की बात है, यदि तुम्हारा मतलब प्रधान देवदूत गैब्रियल जीसस से है, तो हाँ, उससे बहुत डरो क्योंकि वह T8 की किलिंग मशीन है। वरना मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आरव ने सोहन के चेहरे पर चिपकी उस बेवकूफ़ी भरी मुस्कान को देखा और उसे उस मुस्कान को चेहरे से मिटा देने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि दोनों के बीच शक्ति के अंतर को जानते हुए आरव ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। इससे पहले कि सोहन अपने प्रयोग आगे बढ़ा पाता, 5 विशाल बैटलशिप्स ने ग्रह के वायुमंडल को चीर दिया। सोहन ने गहरी सांस ली। यहाँ कबीले के बुजुर्ग आ गए हैं। आरव, इससे पहले कि बादल हटे और सूरज की रोशनी तुम्हें जला दे, तुम बेसमेंट में भाग जाओ। मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारी सबसे पहचान कराऊंगा, सोहन ने आधे अनुरोध और आधे आदेश वाले स्वर में कहा। आरव ने अनिच्छा से बात मान ली। जैसे ही वह प्रयोगशाला के निचले स्तरों में दाखिल हुआ, उसे पीछे युद्धपोतों के उतरने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि मेहमान आए हैं। आरव को उस कार्टून वैज्ञानिक सफाई कर्मी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसे सामान्य रूप से इस प्रजाति पर भरोसा नहीं था। मौका मिलते ही उसने तुरंत अर्जुन को संदेश भेजा, उसे अपने निर्देशांक बताए और आरविमस का नाम लिया। उसने अपने भाई को संदेश में लिखा, अगर एक दिन के भीतर तुम्हें मेरी ओर से कोई खबर न मिले तो समझ लेना कि मुझे शायद आरविमस कबीले ने बंदी बना लिया है। आरव ने अपनी सुरक्षा की एक परत तैयार कर ली थी, ताकि यदि कबीले के बुजुर्ग उसे एक व्यक्ति के बजाय एक जीवित लैब रैट के रूप में देखें तो उसके पास बचाव का रास्ता हो। सोहन लैब के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था जब युद्धपोतों बैटलशिप्स से कई चिचड़े बोए आदमी नीचे उतरे। उन चिचड़े बूढ़ों का नेतृत्व सोहन की चचेरी बहन कर रही थी, जो वर्तमान कुलपिता की मृत्यु के बाद कुलमाता बनने की सबसे प्रबल दावेदार थी। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें देखकर खुशी हुई, सोहन ने अपने चेहरे पर एक बनावटी उदासी लाते हुए कहा और गले मिलने और चूमने के लिए अपनी दोनों बाहें फैला दी। कहने की जरूरत नहीं है कि उसे बदले में केवल अपने चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मिला, जिसकी गूंज पूरे ग्रह पर सुनाई दी। किरण ने कहा, हमेशा की तरह बेशर्म सोहन, ये देखकर झुंझलाहट होती है कि तुम रत्ती भर भी नहीं बदले हो। किरण अराविमस वंश की एक सुंदर और कुलीन वैम्पायर थी, जो सोहन से केवल 1 साल बड़ी थी। उसके नाम युद्ध के मैदान और राजनीति दोनों में अनगिनत उपलब्धियां थीं। हालांकि उसके शानदार करियर पर एकमात्र दाग ये था कि उसने कभी सोहन अराविमस नाम के इस मूर्ख वैम्पायर से प्यार किया था, जो पूर्वजों के सपने का पीछा करने में इतना व्यस्त था कि उसने कभी उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। सोहन ने अपने होठों से निकले खून की बूंद को पोंछा और अपनी वही मूर्खतापूर्ण मुस्कान वापस लाते हुए कहा, बोए गंजे बुजुर्गों, मेरी विनम्र शोध प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। कुछ बूढ़ों ने उपेक्षा से आवाज निकाली और थूका। उनमें से एक ने कहा, सोहन, तुमने राजधानी की शोध सुविधा से प्रिमोर्डियल एसेंस चुराया है, जो कबीले के हितों के खिलाफ राजद्रोह है। आज हम यहाँ तुम्हारी प्रयोगशाला को जब्त करने और कुलपिता के आदेश से तुम्हें राजद्रोह के जुर्म में हिरासत में लेने आए हैं। सोहन ने बुए की बातों पर अपनी आंखें घुमाई। उसे इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी सफलता की खबर पहले ही बुजुर्गों तक पहुंच चुकी थी, और यही एकमात्र कारण था कि ये आलसी लोग अपने आरामदायक घरों से बाहर निकले थे। सोहन ने कहा, जरूर, मुझे गिरफ्तार कर लो और मेरे दोस्त आरव को भी गिरफ्तार कर लो, जो प्राइमोर्डियल ब्लड का उत्तराधिकारी है। बुजुर्गों के बीच तुरंत कानाफूसी होने लगी।
वे ये जानकर हैरान रह गए कि अफवाहें सच थीं और सोहन ने वास्तव में पागल जादूगर के सपने को पूरा कर दिया था। तुम दावा करते हो कि तुमने पागल जादूगर का काम पूरा कर लिया है। क्या तुम जानते हो कि झूठे दावे की सजा क्या है? गंजे बूढ़ों में से एक ने अपने आधे टूटे हुए दांत सोहन की ओर दिखाते हुए पूछा। मुझे पता है, यह मौत है, सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम अब भी सफलता का दावा करते हो? बुजुर्ग ने अपनी आधी बंद आंखों को और सिकोड़ते हुए पूछा। डरावना दिखने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह असफल रहा। हाँ, सोहन ने घोषणा की। देखते ही देखते सभी बुजुर्गों के होश उड़ गए। यहाँ तक कि आमतौर पर ठंडी रहने वाली किरण की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और वह सोहन को नए सम्मान के साथ देखने लगी। उन बूढ़ों को अपने सदमे और खुशी से बाहर आने में पूरे 50 मिनट लग गए, जिनमें से एक तो खबर सुनकर खुशी के मारे बेहोश ही हो गया। इसके बाद उनमें से एक ने सोहन से कहा, हमें दिखाओ। सोहन उन्हें अपनी प्रयोगशाला की भूल भुलैया के नीचे ले जाने लगा। सोहन की लैब एक उच्च स्तरीय संस्थान थी। परिवार के कुलपिता सोहन को बहुत लाड प्यार करते थे और एक समय में उसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहते थे। हालांकि सोहन ने सत्ता के सिंहासन को ठुकरा दिया था, क्योंकि उसका एकमात्र जुनून शोध था। फिर भी कुलपिता ने यह सुनिश्चित किया था कि सोहन को उसके प्रयोगों के लिए हमेशा पर्याप्त धन मिले, और अब पागल जादूगर के सपने को पूरा करने में उसकी सफलता को देखकर लगा कि वह भरोसा सही जगह पर था। सोहन अंततः उस कमरे में दाखिल हुआ जहां आरव एक सहायक के साथ लापरवाही से गपशप कर रहा था। तभी आरव के शरीर पर एक 700 इंस्पेक्शन स्पेल्स डाले गए, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक एक करके अराविमस कबीले के हर सदस्य ने खुद आरव की जानकारी का निरीक्षण किया। उसकी कैरेक्टर शीट में रक्त हेरफेर की क्षमता देखकर वे अविश्वास से कांपने लगे। हे भगवान, स्वर्ग ने दया दिखाई है, एक बुजुर्ग ने बेहोश होने से पहले कहा। अन्य बूढ़ों को बैठने के लिए कुर्सी के सहारे की जरूरत पड़ने लगी। उनकी प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसी कुछ घंटे पहले आरव का निरीक्षण करते समय सोहन की थी। जहां आरव को यह व्यवहार मजाकिया लगा, वही ये समझने में असफल रहा कि यह हजारों वर्षों से अराविमस परिवार का सबसे बड़ा सपना था। उसका अस्तित्व कबीले के लिए बहुत बड़ी बात थी। कबीले की हर पीढ़ी मरने से पहले कम से कम एक बार उसका चेहरा देखना चाहती थी, ये जानने के लिए कि पागल जादूगर का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। माया ने आरव के ऊपर बूढ़ों को अपना आपा खोते हुए देखकर आंखें घुमाई। वह इस पूरे नाटक से तंग आ चुकी थी और उसने कमरे से बाहर किसी शांत जगह पर जाने का फैसला किया। भले ही माहौल खुशनुमा था, लेकिन इसे कड़वा होने में देर नहीं लगी जब बुजुर्गों में से एक ने कहा, सोहन, लगता आज़ाद क्यों घूम रहा है और बंधनों में क्यों नहीं है? इसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाना चाहिए। वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसे स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। आरव का सबसे बुरा डर पल भर में सच हो गया। उसका दर्जा एक वैम्पायर से घटकर 1 सेकंड में लैब के चूहे जैसा हो गया। आरव ने सोहन के कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन उस अजीब आदमी ने कुछ नहीं कहा। वह गहरी सोच में होने का नाटक करने लगा। अंततः कुछ गार्ड बंधनों के साथ आरव के पास आए और उसे जानवर की तरह बांधने लगे। आरव ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वह जानता था कि इस माहौल में विरोध करना व्यर्थ है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे बांध पाते, उसने अर्जुन को एक SOS भेजा, उसे यह बताते हुए कि जो कुछ भी गलत हो सकता था, वह गलत हो चुका है। आरव ने मुस्कुराते हुए बुजुर्गों की आंखों में देखा। इससे पहले कि उसका मुंह बंद किया जाता और आंखों पर पट्टी बांधी जाती, उसने कहा, अगर बचा सकते हो तो अपनी जान बचा लो, क्योंकि मेरा भाई मुझे बचाने के लिए रास्ते में है। कुछ बुजुर्गों ने उसकी बातों का उपहास उड़ाया और उन्हें हास्यास्पद माना, जबकि कुछ ने सोहन अराविमस से उसके भाई की पहचान के बारे में पूछताछ की। सोहन का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया था, जैसे उसे अभी अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी याद आए हो। अर्जुन का दृष्टिकोण। अर्जुन राजपूत हवेली में अदिति और अपने नवजात जुड़वा बच्चों के साथ वीकेंड का आनंद ले रहा था, तभी उसे आरव का एक संदेश मिला। आमतौर पर अर्जुन अदिति के साथ होने पर कोई संदेश चेक नहीं करता था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा भड़क जाती थी अगर वह घर पर होने के बावजूद फोन पर काम करता था। हालांकि इस बार अर्जुन ने तुरंत संदेश चेक किया, क्योंकि भेजने वाला आरव था। हाल ही में अर्जुन आरव को लेकर बेहद चिंतित था। स्थानीय अधिकारियों ने अर्जुन को एक हत्या की रिपोर्ट दी थी जिसमें आरव जांच का मुख्य संदिग्ध था। हालांकि अर्जुन ने जांच को रफा दफा कर दिया और अधिकारियों को आरव को पूछताछ के लिए लाने की अनुमति नहीं दी। जहां अर्जुन इस बात से खुश था कि आरव ने अपनी टॉक्सिक प्रेमिका दिया से छुटकारा पा लिया, वहीं उसे यकीन नहीं था कि इसके लिए इस्तेमाल किया गया तरीका सही था।
आरव को लगा था कि उसने बड़ी चतुराई से दिया की हत्या की है और पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन हकीकत में उसका काम बिल्कुल भी सही नहीं था। 2 कैमरों ने उसकी फोटो तब खींच ली थी जब वह उसके घर जा रहा था। उसके कपड़े और व्यवहार किसी भी देखने वाले के लिए दोषी चिल्ला रहे थे, क्योंकि यह स्पष्ट था कि आरव जानबूझकर कैमरों की फुटेज से बचने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन कोई मूर्ख नहीं था, उसे यह जानने के लिए बहुत अधिक सबूतों की आवश्यकता नहीं थी कि असल में क्या हुआ था। फिर भी उसने सक्रिय रूप से जो कुछ भी हुआ उसे अनदेखा करने का फैसला किया और मामले को दफनाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अर्जुन आरव से बहुत प्यार करता था और उसे लाइव स्ट्रीम पर देखकर बहुत खुश था, जहां यह खुलासा हुआ कि उसने पहले ही 10 लाख सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं। स्वयं एक पुनर्जन्म लेने वाला होने के नाते अर्जुन जानता था कि यह असंभव लगने वाला कारनामा आरव द्वारा अपने पुनर्जन्म के ज्ञान का सही इस्तेमाल करने का नतीजा था। फिर भी अपने भाई को ब्रह्मांड में अपने पैर जमाते देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। अर्जुन ने संदेश खोला और उसका मुंह पल भर में खुशी से गंभीर हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आरव खतरे में था और संभवतः किसी चैटर्जी कबीले द्वारा बंदी बना लिया गया था। अर्जुन ने अपने निजी आई चित्ती को चैटर्जी कबीले के बारे में जानकारी निकालने का आदेश दिया और उस कबीले और उस ग्रह पर शोध करना शुरू कर दिया जिसके बारे में आरव ने उसे भेजा था। हालांकि आरव ने उसे अगले संदेश के लिए एक दिन इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन अर्जुन ने कोई जोखिम नहीं लेना चाहा। चैटर्जी कबीले का मुखिया एक T6 देवता था और वे स्पष्ट रूप से वैम्पायर किंग दर्शन शर्मा के अधीन 7वें स्थान पर आने वाले कबीले थे, जो खुद एक T8 शक्तिशाली योद्धा था। चैटर्जी कबीले के साथ युद्ध का मतलब स्वयं वैम्पायर किंग के साथ युद्ध का जोखिम था। हालांकि अगर अपने भाई को बचाना हो तो अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी। आशावादी रूप से देखा जाए तो वह अकेले ही चैटर्जी कबीले को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन अगर लड़ाई बढ़ गई और बड़े शक्तियों को आमंत्रित किया तो उसे समर्थन की आवश्यकता होगी। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि ऐसी स्थिति में उसे किससे संपर्क करना है। उसने चित्ती को अपनी बहन पेट्रिसिया वोन नाइट से जोड़ने का आदेश दिया। यदि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति थी जो बिना किसी सवाल के अर्जुन का साथ देती, तो वह वोन नाइट्स ही थे। अर्जुन का पूरा नाम शकुनी वोन नाइट था, क्योंकि उसे तत्कालीन नेता पेट्रिसिया वोन नाइट द्वारा ओमेगा ट्यूटोरियल गेम में परिवार में लाया गया था। वोन नाइट परिवार ट्यूटोरियल गेम के भीतर भी प्रभावशाली था, जिसके पास एक विशाल निजी सेना और बहुत सारी जमीन थी। हालांकि विशाल ब्रह्मांड में असली वोन नाइट परिवार की तुलना में वह समुद्र में एक बूंद के बराबर था। परिवार के संस्थापक ऑगस्टस वोन नाइट अभी भी जीवित और सक्रिय थे। वह एक एक्सप्लोजन आर्टिस्ट विस्फोट कलाकार थे जिनके हथियारों की पूरे ब्रह्मांड में मांग थी। हालांकि उन्होंने पेट्रिसिया वोन नाइट बीस्ट क्वीन को संचालन की भूमिका सौंप दी थी, लेकिन कई संपर्कों के साथ एक T8 पावरहाउस के रूप में उनकी उपस्थिति ने वोन नाइट परिवार को ब्रह्मांड में उच्च प्रतिष्ठा दिलाने में मदद की थी। अगर अर्जुन को वैम्पायर किंग के खिलाफ जाना था तो उसे संघर्ष में एक निवारक डिटेरेंट के रूप में वोन नाइट्स के समर्थन की आवश्यकता थी। पेट्रिसिया को मैसेज करते समय अर्जुन थोड़ा नर्वस था। अपनी जरूरत के समय में ही उससे संपर्क करना उसका एक बहुत ही स्वार्थी कदम था, एक ऐसा अपराध जिसके लिए वह न केवल आज बल्कि ओमेगा के अंदर भी बार बार दोषी रहा था। लेकिन उसके क्षमाशील स्वभाव को जानते हुए अर्जुन मुस्कुराया और उसे मैसेज कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बड़ी बहन दयालु थी। जवाब तुरंत आया और उसे पका अर्जुन मुस्कुरा उठा। संदेश था, मैं सोच ही रही थी कि तुम्हें मेरी जरूरत कब पड़ेगी। अर्जुन, माफ करना बड़ी बहन, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मुझे एक वैम्पायर कबीले का सफाया करना पड़ सकता है। पेट्रिसिया, दर्शन शर्मा के आदमी। अर्जुन, हाँ। पेट्रिसिया, हम। अर्जुन, क्या आप मेरे साथ हैं? पेट्रिसिया, बेशक मैं हूँ, लेकिन यदि संभव हो तो उसे उकसाना मत, ये लड़ाई हमारी क्षमता से अधिक महंगी साबित हो सकती है। अर्जुन, समझ गया। पेट्रिसिया, मुस्कुराओ मत, तुम बुद्धू, तुम मुझे तभी मैसेज करते हो जब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है। अर्जुन, सॉरी सोवी। पेट्रिसिया, दफा हो जाओ और कृपया अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करो। अर्जुन ने अपना फोन नीचे रखा और दांत निकाल कर हंसने लगा, जबकि अदिति उसकी छाती में छेद करने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। अपनी पत्नी के गुस्से वाले चेहरे को देखकर अर्जुन घबरा गया। अदिति ने बर्फीले लहजे में पूछा, मेरे प्यारे पतिदेव, आप किसे मैसेज कर रहे थे? अर्जुन को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाथ पांव मारने पड़े। अर्जुन के अनुभव में यदि कोई चीज एक योद्धा की युद्ध क्षमता से अधिक खतरनाक थी, तो वह एक महिला की यह सहज वृत्ति थी कि उसका पुरुष उसे धोखा दे रहा है या नहीं।
दिल के मामलों में महिलाओं के पास एक बेजोड़ सूझबूझ होती थी जिसे पुरुष बिल्कुल नहीं समझ सकते थे, और अदिति के पास वह इंद्रियां प्रचुर मात्रा में थी। दंपति के बीच कुछ देर तक नोक-झोंक हुई, जब तक कि अर्जुन को आरव का वह भयानक एसओएस संदेश नहीं मिल गया। उस संदेश ने उसे पल भर में एक प्यारे पति से एक घातक देवता में बदल दिया। तुरंत अपने कवच और तलवारों से लैस होकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था। अर्जुन का इरादा अकेले युद्ध में जाने का था, लेकिन जैसे ही वह युद्धपोत पर चढ़ा, उसके ट्रू एलीट गिल्ड के साथ ही तैयार होकर वहां उसका इंतजार कर रहे थे। वे सभी हथियारों से लैस थे और कार्रवाई के लिए भूखे थे। उनके बीच कोई शब्द साझा नहीं हुए, लेकिन अर्जुन के हैरान चेहरे को देखकर हर कोई कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, जिससे तुरंत एक गर्मजोशी भरा माहौल बन गया। अर्जुन उन्हें वहां देखकर सुखद आश्चर्यचकित था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह युद्ध के लिए बाहर जा रहा है। जाहिर तौर पर अर्जुन के वहां पहुंचने से पहले ही अदिति ने ग्रुप पर मैसेज कर दिया था। यही वजह थी कि जितेश, नीटविट, मेडेव और स्काइला पृथ्वी के डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत के अंदर अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। आरव को मदद की जरूरत है तो बेशक मैं आ रहा हूं, जितेश ने लापरवाही से कहा, जबकि अर्जुन अपने दोस्त को देखकर जोर से मुस्कुराया। अपनी पूरी टोली को अपने साथ पाकर अर्जुन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब युद्ध में उतरते समय वह पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। आरव द्वारा भेजे गए ग्रीन सोयल ग्रह के कोऑर्डिनेट्स दर्ज करने के साथ ही डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत ने हाइपर स्पीड से अंतरिक्ष की यात्रा शुरू कर दी। गंतव्य तक पहुंचने का अनुमानित समय 24 मिनट था। इसी बीच आरव कबीले के बुजुर्गों के बीच इस बात को लेकर गर्मागर्म बहस शुरू हो गई कि आगे क्या किया जाए। आधे बुजुर्गों ने अर्जुन द्वारा ग्रह पर आक्रमण करने की धमकी को अत्यंत गंभीरता से लिया, जबकि बाकी आधे ने यह मानने से इनकार कर दिया कि एक देवता वास्तव में आरव जैसे टियर 0 कचरे के लिए युद्ध शुरू करने का जोखिम उठाएगा। उनका अपना कुलपिता ओमवीर चटर्जी एक देवता था, लेकिन जब तक कोई बड़ी बात उसे मजबूर न करे, वह अपनी आंखों के सामने अपने बेटों में से एक को मरते देख भी पलक तक नहीं झपकाता था। हजारों वर्षों से ब्रह्मांड का यही नियम रहा था कि देवता शायद ही कभी नश्वर लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करते थे। उनके अज्ञान का एक कारण ये भी था कि उनका अपना कुलपिता हजारों वर्षों से ऐसा ही था, जिससे उन्हें लगा कि दुनिया के सभी देवता एक जैसे ही होंगे। फिर भी उनमें से आधे लोगों ने खतरे को गंभीरता से लिया और कुलपिता को इसकी सूचना दी और अतिरिक्त कुमुख तथा समर्थन मांगा। इस सब के दौरान सोहन को प्रिमोडियल ब्लड अलाइन देने के लिए गलत प्रतिभागी चुनने के कारण बहुत डांट खानी पड़ रही थी। बुजुर्गों को आरव की उस अनूठी स्थिति का अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से वह उस प्रक्रिया में सफल हो पाया जिसमें बाकी सब विफल रहे थे। उनकी नज़र में सारा चमत्कार सोहन ने अपनी लैब में किया था और इसे किसी पर भी दोहराया जा सकता था। उन्हें लगा कि सोहन एक मूर्ख था जिसने इस परीक्षण के लिए आरव जैसे जटिल लक्ष्य को चुना, जबकि इसके बजाय किसी ऐसे सीधे सादे व्यक्ति को चुनना बेहतर होता जिसका कोई बैकग्राउंड या समर्थन न हो। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्राउज़र पर अर्जुन के बारे में उपलब्ध 2-3 पंक्तियों के अलावा ज़्यादा जानकारी नहीं जुटाई जा सकी, क्योंकि उसकी जानकारी को रहस्यमय तरीके से येलो लेवल एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखा गया था। उनका अपना कुलपिता क्वीन के डेटाबेस में केवल ब्लू लेवल का एन्क्रिप्टेड व्यक्ति था, लेकिन किसी कारण से अर्जुन येलो था, जिसने कई बुजुर्गों की रीढ़ में डर पैदा कर दिया। अर्जुन के बारे में जो कुछ पंक्तियां उपलब्ध थीं, वे भी इतनी अविश्वसनीय थीं कि विश्वास करना कठिन था। उसमें लिखा था कि वह ओमेगा के इतिहास में टियर 6 ग्रेड पर ट्यूटोरियल पूरा करने वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति है। सिग्मा से स्नातक होने के 3 दिन बाद ही उसने इमॉर्टल अरेना में धीर के सेनापति रक्षा को मार डाला और उस लड़ाई के बाद किसी अज्ञात देवता ने अज्ञात कारणों से उसे अपने साथ ले लिया। जानकारी का हर टुकड़ा चौंकाने वाला था, लेकिन सबसे भयानक तथ्य यह था कि यह डेटाबेस अधिकतम 1 महीने पुराना था। इसका मतलब था कि अर्जुन ने 1 महीने में वह हासिल कर लिया जो अधिकांश देवता 1 सदी में हासिल करते हैं। रक्षा के साथ उसकी लड़ाई के कई प्रत्यक्षदर्शियों ने उसकी शक्ति का स्तर टियर 6 से कहीं ऊपर बताया था, और कुछ ने तो उसके टियर 7 होने का अनुमान लगाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने रक्षा जैसे अनुभवी जनरल को खिलौने की तरह मार डाला था, जिसने उन सभी गुटों के मन में डर पैदा कर दिया था जिन्होंने उसकी ताकत को नोट किया था। वे उसे शकुनी द मैडमैन पागल कहते हैं। हम एक पागल से लड़ रहे हैं, एक बुजुर्ग चिल्लाया। कोई इस लड़के को बचाने नहीं आ रहा है, हिम्मत दिखाओ। अगर वह आता भी है तो हम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि इंसानों को नहीं देने वाले। वह हमारा सपना है, हमारी संपत्ति है। एक अन्य बिना दांतों वाला बुजुर्ग वापस चिल्लाया। हमारे पास खुशखबरी है,
कुलपिता रास्ते में हैं। वह उस व्यक्ति को देखने में बहुत रुचि रखते हैं जो ब्लड मैनिपुलेशन करने में सक्षम है। आनंद मनाओ, अगर मानव देवता आ भी गया तो भी हम सुरक्षित हैं। एक बुजुर्ग ने समूह को सूचित किया और सभी ने राहत की सांस ली। कुलपिता के स्वयं ग्रीन सॉयल आने की खबर से उन्हें अब कोई चिंता नहीं थी, भले ही मानव देवता रास्ते में ही क्यों न हो। शुरू से अंत तक एक भी बुजुर्ग ने आरव को रिहा करने का सुझाव नहीं दिया। यहाँ तक कि जो अर्जुन से सबसे ज्यादा डरे हुए थे वे भी आरव को आसानी से छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। शुरुआत में आरव लड़ना चाहता था और ग्रह से भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन नोवा ने उसे कुछ और ही सुझाव दिया। उसने कहा कि समझदारी इसी में है कि वह अपने भाई को सूचित करे और शांति से आत्मसमर्पण कर दे। उस समय बिना विरोध किए आत्मसमर्पण करने पर आरव को खुद की काया होने का एहसास हुआ था, लेकिन अब उसे लगा कि यह एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। अगर वह किसी तरह ग्रह से जीवित निकल भी जाता तो पूरी जिंदगी चटर्जी कबीले द्वारा उसका शिकार किया जाता। इस दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका इसमें सीधे उतरना और इसे हमेशा के लिए सुलझाना था, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका अपने भाई पर भरोसा करना था। आरव को आज यहाँ मरने या लंबे समय तक बंदी रहने का डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर ब्रह्मांड खुद में सिमटकर खत्म भी हो जाए तो भी उसका बड़ा भाई उसे बचाने और आज़ाद कराने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा, क्योंकि उसका हक से कमाया हुआ खिताब था शकुनी द अनडिफीटेड, अजेय शकुनी। जब बुजुर्ग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कुलपिता का उचित स्वागत कैसे किया जाए, तभी एक भयानक भूकंप ने पूरे ग्रीन सॉयल ग्रह को हिलाकर रख दिया और लैब के अंदर अलार्म बजने लगे। कमजोर पैरों वाले बुजुर्गों ने अपना संतुलन खो दिया और वे अपने कूल्हों के बल फर्श पर गिर पड़े, जबकि सैनिकों ने किसी संभावित आक्रमणकारी के डर से तुरंत युद्ध की स्थिति संभाल ली। प्रयोगशाला के भीतर बुजुर्गों के साथ मौजूद सैनिकों में से एक ने अपना संचार उपकरण उठाया और बाहर मौजूद युद्धपोतों से संपर्क करने की कोशिश की। सैनिक कमांडर, एक भीषण भूकंप ने प्रयोगशाला को हिला दिया है। लैब छोड़कर सतह पर सुरक्षा के लिए आने की अनुमति चाहता हूँ। ओवर। बैटलशिप कमांडर, बाहर का रास्ता साफ नहीं है। ग्रीन सॉयल ग्रह के ऊपर एक डिस्ट्रॉयर क्लास जहाज मंडरा रहा है। हम इसके मुख्य ढांचे पर लगे ग्रे वुल्फ के झंडे को पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी के लिए बाहर मत आओ। ओवर। सैनिक, कॉपी कमांडर, अगले निर्देशों की प्रतीक्षा है। ओवर। आरव के चेहरे पर इस समय एक चौड़ी मुस्कान फैली हुई थी, हालांकि उसका मुंह बंद था। वह कमरे में मौजूद वैम्पायर बुजुर्गों के बीच डर की गंध महसूस कर सकता था। जहां वैम्पायर सिंगुलर वुल्फ के प्रतीक चिन्ह से परिचित नहीं थे, वहीं आरव उस झंडे की छाया में पला बधा था और वह उसे अपने हाथ की लकीरों की तरह पहचानता था। उस धूसर भेड़िए के झंडे का मतलब था कि उसका भाई आखिरकार यहाँ पहुँच गया था। भीषण विस्फोटों ने ग्रह को हिला दिया और भारी बमबारी के कारण लैब के कुछ हिस्से ढहने लगे। ऐसा लग रहा था कि बाहर युद्ध छिड़ गया है। जिंदा दफन होने के डर से बुजुर्गों में घबराहट बढ़ गई और वे सैनिकों पर दबाव डालने लगे कि उन्हें उस शापित जगह से बाहर निकलने में मदद करें। सैनिक कमांडर, प्रयोगशाला ढह रही है, तुरंत बाहर निकलने की अनुमति मांगता हूँ। बैटलशिप कमांडर, अस्वीकार। हम पहले ही 3 जहाज खो चुके हैं। दुश्मन का डिस्ट्रॉयर बहुत शक्तिशाली है, बाहर मत आना, मैं दोहराता हूँ। एक जोरदार विस्फोट और उसके बाद लगातार आने वाले शोर ने नीचे फंसे बुजुर्गों को एक भयावह स्थिति का संकेत दिया। जिस तरह से लड़ाई का रुख बदल रहा था, उससे यह मानना सुरक्षित था कि जिन 5 युद्धपोतों में बुजुर्ग आए थे वे सभी नष्ट हो चुके थे। किरण ने अपने दांत पीस लिए और अपने आसपास मौजूद सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की गिनती की। उसने कमान संभाली और उन्हें फॉर्मेशन में आने का आदेश दिया। हमें अंदर ही इंतजार करना चाहिए। कुलपिता और अतिरिक्त कुमुक के आने का इंतजार करें। क्या कोई पारिवारिक रक्षा बलों डिफेंस फोर्सेस से संपर्क करेगा? तुरंत करो, एक बुजुर्ग ने आदेश दिया। हालांकि इस समय सोहन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और एक बहुत ही अप्रिय राय दी। सोहन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी वर्तमान ताकत से एक देवता को रोक सकते हैं। बेहतर होगा कि हम इस लड़के का मुंह छोड़ दें। हर कोई सोहन को ऐसे देखने लगा जैसे वह पागल हो गया हो। एक बुजुर्ग उस पर चिल्लाया और बोला, ईश निंदा। वह पागल जादूगर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसे केवल मेरी और मेरी 7 पीढ़ियों की लाश के ऊपर से ही जाने की अनुमति दी जाएगी। अन्य बुजुर्गों ने भी यही भावना साझा की, जिस पर सोहन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। इन बूढ़े हो चुके लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और न ही कोई जीवन बचा था जिससे वे चिपके रहें। उनके लिए ये बहादुरी दिखाना आसान था, लेकिन सोहन के लिए अपनी माया की और अपने सहयोगियों की जान खतरे में डालना मूर्खता थी। लड़के को सुरक्षित करो,
और कुलपिता के आने का इंतजार करो। अगर वे लैब में घुसने की कोशिश करेंगे तो सैनिक उन्हें रोक लेंगे। कोई जाकर दरवाजा संभालो, जाल बिछाओ, दुश्मन को रोको, एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया, जबकि सोहन ने बेबसी से किरण की ओर देखा। अगर कोई देवता वास्तव में उन पर हमला कर रहा था तो वह सामने के दरवाजे से नहीं आएगा, और न ही उनके द्वारा बिछाए गए छोटे मोटे जाल उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि इससे पहले कि सोहन बुजुर्गों के सामने अपना तर्क पेश कर पाता, लैब की छत फट गई और सुनहरे बालों और गहरी नीली आंखों वाला एक व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। मेरे भाई को छूने की हिम्मत किसने की? एक आदिम और शक्तिशाली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उस आवाज के पीछे की ताकत इतनी थी कि बुजुर्गों के गले में उनके शब्द अटक गए। कुछ सैनिकों ने अपनी तलवारें निकालकर अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने केवल अपना आभा मंडल और फैलाया, एक उंगली उठाने की जहमत तक नहीं की। सोहन और किरण सहित पूरा कमरा उसके दमनकारी आभा मंडल के दबाव में घुटनों के बल आ गया। माया, जो बगल के कमरे के गलियारे से देख रही थी, अर्जुन को फटी आंखों और खुले मुंह से देखती रह गई। उसका रौबदार चेहरा, सुंदर नैन नक्श और उसका अहंकारी व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह बड़ी होकर एक योद्धा बनना चाहती थी। उसके आत्मविश्वास में कुछ ऐसा था जो चीख चीख कर कह रहा था, अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार करो, और यह उसके आसपास के हर खतरे के लिए एक स्वाभाविक निवारक था। कोई भी अपनी एक मांसपेशी तक नहीं हिला पा रहा था। अर्जुन ने अपनी एक उंगली के इशारे से आरव के बंधन तोड़ दिए, और किसी भी बुजुर्ग की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। आरव की खून जैसी लाल आंखें और बदले हुए चेहरे को देखकर अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसका भाई अब एक वैम्पायर बन चुका है। अर्जुन के दिल में गुस्सा खौल उठा, लेकिन चूंकि उसे नहीं पता था कि यह आरव की अपनी योजना का हिस्सा था या वैम्पायर ने उसे जबरदस्ती बदला था, इसलिए फिलहाल उसने चुप्पी साधे रखी। भाई, आप आ गए, आरव आधी भावुक आवाज में बुदबुदाया। अर्जुन उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उसके बाल बिखेरते हुए बोला, बेशक मैं आऊंगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं इन कमजोरों को तुम्हें परेशान करने दूंगा? कभी नहीं। इन शब्दों को सुनकर कुछ बुजुर्गों का दम घुटने लगा। चटर्जी घराने को कमजोर कैसे कहा जा सकता था? वे ब्रह्मांड के सबसे डरावने घरानों में से एक थे, लेकिन अर्जुन उन्हें मामूली कचरे के समान देख रहा था। इससे बुजुर्गों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनमें अर्जुन के शब्दों का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही आरव आखिरकार खड़ा हुआ, अपने बंधनों से मुक्त होकर जाने के लिए तैयार, एक बुजुर्ग ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, तुम उसे नहीं ले जा सकते। वह चटर्जी कबीले के हजारों सालों की शोध का परिणाम है। उसकी शक्तियां हमारी ओर से उपहार हैं। उसे अब कबीले की सेवा करनी होगी। अर्जुन ने उस बुजुर्ग की ओर खतरनाक नजरों से देखा जिसने बोलने की हिम्मत की थी, और गंभीर लहजे में पूछा, ओह, और अगर मैं मना कर दूं तो? अर्जुन ने उस बुजुर्ग की ओर खतरनाक नजरों से देखा जिसने बोलने की हिम्मत की थी, और गंभीर लहजे में पूछा, ओह, और अगर मैं मना कर दूं तो? बुजुर्ग ने घबराहट में थूक निगला और हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ, हमारे कुलपिता तुम्हें मार डालेंगे, वह तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। हाँ, वह किसी ने अर्जुन को हिलते हुए भी नहीं देखा, लेकिन बोलने वाले बुजुर्ग का सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था और फर्श पर लुक रहा था, जिससे खून और दिमाग के ऊतक हर तरफ फैल गए। इस दृश्य ने कमरे में मौजूद सभी को आतंकित कर दिया। हालांकि आरव के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि ताजे खून की गंध उसके नथुनों में समा गई थी। आरव ने अपने दांत निकाले और फुफकारने लगा। उसका शरीर उसे उस बिखरे हुए खून का स्वाद चखने के लिए उकसा रहा था। आरव अपने भाई के सामने एक जानवर की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसकी आदिम प्रवृत्तियों ने उस पर कब्जा कर लिया और वह इसे और अधिक दबाने में असमर्थ रहा। वह मृत बुजुर्ग के खून पर राक्षसी तरीके से टूट पड़ा। वैम्पायर समुदाय में मृतकों का खून पीना एक बड़ा वर्जित काम माना जाता था। हालांकि आरव को इसकी परवाह नहीं थी। उस बुए वैम्पायर का मीठा खून उस इंसान के खून से कहीं बेहतर था जिसे उसने पहले पिया था। आरव के व्यवहार को देखकर अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने बेबसी से जितेश की ओर देखा, जो आरव की इन हरकतों को देखकर खुद पीला पड़ गया था। कमरे का मुआयना करते हुए अर्जुन की नजरें उस इकलौते आदमी पर टिकी जो उससे डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसने उससे पूछा, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? सोहन ने अपनी घुटनों के बल बैठने की स्थिति से खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया और अर्जुन को जवाब दिया, वह अब एक प्रिमोडियल वैम्पायर बन गया है। वह एक नवजात बच्चे की तरह है जिसे अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना नहीं आता। वह खून के आकर्षण का सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपनी म्यान से प्रसिद्ध तलवार ग्रिम रीपर निकाली और सोहन की ओर इशारा करते हुए पूछा, मेरे भाई को राक्षस में बदलने के बाद क्या मेरे पास तुम्हें या तुम्हारे कबीले को दया दिखाने का कोई कारण बचता है?
अर्जुन के सवाल ने कमरे के तापमान को कुछ डिग्री नीचे गिरा दिया। सोहन ने डर के मारे थूक का एक घूंट भरा। अपने पूरे जीवन में उसने कभी किसी देवता को एक मामूली मॉर्टल के प्रति इतना आसक्त नहीं देखा था जितना अर्जुन आरव के प्रति था। ईमानदारी से कहूं तो उसने आरव की इस धमकी को हल्के में लिया था कि मेरा भाई एक भगवान है। अगर उसे पता होता कि आरव का भाई इतना बड़ा पागल है तो उसने आरव के शरीर के एक बाल को छूने की हिम्मत भी नहीं की होती। उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसे वैम्पायर के तरीके सिखाने होंगे। उसके पास एक शक्तिशाली रक्तरेखा और एक बहुत ही शक्तिशाली क्षमता है। चटर्जी कबीले को उसका मार्गदर्शक बनने दे और बदले में वह हमारे कबीले का हिस्सा बन सकता है। मैं वादा करता हूं कि हम उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करेंगे, बल्कि केवल एक परिवार के रूप में उसका समर्थन करेंगे। सोहन ने अपनी ईमानदार राय व्यक्त की। यह एक वास्तविक प्रस्ताव था जिसने अर्जुन के दिल को थोड़ा पिघला दिया। हालांकि इस बातचीत में ग्रीन सॉयल ग्रह पर एक दूसरे देवता के आगमन ने खलल डाल दिया। सोहन, अगर यहाँ कोई निर्णय लेने वाला है तो वह मैं हूँ। आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई। एक और डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत ग्रीन सॉयल ग्रह पर उतरा, जिसके पीछे सैकड़ों युद्धपोतों का बेड़ा था। कुलपिता यहाँ हैं, हम बच गए, बुजुर्गों में से एक खुशी से चिल्लाया और कमरे में मौजूद हर किसी के चेहरे की चमक बढ़ गई। अर्जुन ने आरव को अपने हाथ में लपेटा और प्रयोगशाला की उस छत से बाहर कूद गया जिसे उसने अंदर आने के लिए तोड़ा था। जितेश और बाकी चालक दल उसके पीछे पीछे आए। आरव ने अपना भोजन बीच में रोकने के लिए अर्जुन पर हमला किया। हालांकि उसके दांत अर्जुन की त्वचा को भेदने के लिए पर्याप्त नुकीले नहीं थे और अपने भाई को काटने की उसकी कोशिशें बेअसर रहीं। जल्द ही आरव के दिमाग से वह धुंध छट गई और उसकी समझ वापस आ गई। एलिस ने आरव के चारों ओर एक घेरा बना लिया और अर्जुन ने युद्ध की तैयारी करते हुए अपनी कमर पर लटकी दोनों तलवारें म्यान से बाहर निकाल लीं। जल्द ही एक अहंकारी दिखने वाला बूढ़ा, जिसके हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी थी और जिसने लाल काले रंग का कवच पहना था, युद्धपोत से नीचे उतरा। उसकी आंखें भी आरव और सोहन की तरह लाल थी और उतरते समय उसने लगातार अर्जुन से नजरें मिलाए रखीं। 1 मिनट तक किसी ने भी हलचल नहीं की। दोनों देवताओं के बीच एक मूक युद्ध छिड़ गया। वे एक दूसरे की निगाहों से ही एक दूसरे के शक्ति स्तर और चरित्र को भांप रहे थे। अर्जुन के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के आंकड़ों को पढ़ना एक खुली किताब पढ़ने जैसा था, लेकिन ओमवीर चटर्जी लाख कोशिशों के बाद भी अर्जुन का निरीक्षण करने में असमर्थ रहा। अर्जुन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि दुश्मन को मारना उसके लिए 5 चालों से ज्यादा का काम नहीं है। उसने कहा, महाराज ओमवीर चटर्जी, या तो आप आज मेरे द्वारा निर्धारित शर्तों को मान लें और मेरे भाई के साथ अपने कबीले में राजसी व्यवहार करें, वरना मैं आपको इस ब्रह्मांड के चेहरे से मिटा दूंगा। चुन लीजिए, ओमवीर चटर्जी ने जवाब में उपहास करते हुए कहा। धृष्ट। दोनों पुरुष एक साथ एक दूसरे की ओर झपटे और पलक झपकते ही अर्जुन की तलवार ओमवीर की युद्ध कुल्हाड़ी से टकरा गई। उस हमले की ऊर्जा ने उस जमीन को बीच से 2 हिस्सों में फाड़ दिया जिस पर वे लड़ रहे थे। ओमवीर के चेहरे पर एक भयावह दृश्य उभरा जब उस टकराव के बाद वह पीछे की ओर उठता चला गया। उसे अपने और अर्जुन के बीच की शक्ति के अंतर की एक छोटी सी झलक मिल गई थी। कागजों पर भले ही दोनों T6 देवता थे, लेकिन व्यवहार में उनकी शक्ति का अंतर जमीन आसमान जैसा था। ग्रह की हरी मिट्टी में लुकते हुए ओमवीर ने दांत पीसते हुए स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। अर्जुन ने एक अहंकारी मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाते हुए पूछा, धृष्ट कौन? ओमवीर ने स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। हालांकि मैडमेज के सपने का उसके लिए बहुत महत्व था, लेकिन वह चटर्जी कबीले का कुलपिता भी था। अर्जुन जैसे पागल देवता के साथ आरव जैसे मामूली लड़के के लिए युद्ध करना घाटे का सौदा था। फिर भी इतनी जल्दी हार न मानते हुए ओमवीर ने वैम्पायर किंग के नाम का वजन इस्तेमाल करके अर्जुन को डराने की कोशिश की। तो क्या हुआ अगर तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो? मैं किंग दर्शन शर्मा का सेवक हूँ, जो एक T8 सर्वोच्च देवता हैं। तुम उनके क्रोध का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि वे तुम्हें और तुम्हारे पूरे सौर मंडल को मिटा देंगे। ओमवीर ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, क्षमा करें, क्या मैं अपना परिचय देना भूल गया? मेरा नाम शकुनी वोन नाइट है। मैं ऑगस्टस वोन नाइट के घराने से हूँ और रानी पेट्रिसिया वोन नाइट का धर्म भाई हूँ। मेरे पास सहयोगियों के रूप में देवदूत हैं और मेरी पीठ पर मानवता की शक्ति है। मैं वैम्पारों से नहीं डरता, बल्कि वैम्पारों को मुझसे डरना चाहिए। अर्जुन ने चेहरे पर एक धमकी भरी मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्दों ने ओमवीर के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें ला दी। ओमवीर उसी क्षण समझ गया कि वह पूरी तरह से हार चुका है। ऑगस्टस वोन नाइट का दर्जा वैम्पायर किंग दर्शन शर्मा के बराबर या शायद उससे भी ऊंचा था।
वो नाइट्स के साथ युद्ध करना ऐसी चीज नहीं थी जिसे वैम्पायर किंग स्वीकार करते, कम से कम चटर्जी कबीले के लिए तो बिल्कुल नहीं। ओमवीर ने अपना हथियार वापस अपनी इन्वेंट्री में रखा और हाथ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम जीत गए। चलो समझौता करते हैं और सभ्य पुरुषों की तरह बात करते हैं। अर्जुन राक्षसी अंदाज में हंसा। उसने ओमवीर के आंकड़े पते ही इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था। वैसे भी ये परिणाम बुरा नहीं था। वर्तमान में आरव को खुद के पैरों पर खड़ा होने तक वैम्पायरों के मार्गदर्शन की जरूरत थी। अर्जुन ने ओमवीर से हाथ मिलाया और युद्ध टल गया। उसके बाद ओमवीर और अर्जुन के बीच लंबी चर्चा हुई। एक एक करके सभी को अपनी राय देने के लिए बुलाया गया। सोहन और किरण से कड़ी पूछताछ की गई, जबकि आरव से भी उसकी राय पूछी गई। अंततः अर्जुन और ओमवीर ने एक सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसने चटर्जी घराने को मानव ग्रह H2047 और उसके रक्षक अर्जुन राजपूत का सहयोगी बना दिया। इस सौदे के तहत अर्जुन ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में चटर्जी कबीले को एक डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत 30% छूट पर दिया, जबकि चटर्जी कबीले ने अगले 5 वर्षों तक आरव को अपने कबीले के सदस्य के रूप में तैयार करने का वादा किया। आरव के मार्गदर्शन के विवरण के बारे में एक व्यापक योजना पेश की गई, लेकिन ये सब आरव के लिए वैकल्पिक था, क्योंकि अर्जुन ने सुनिश्चित किया था कि उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा सुरक्षित रहे। सोहन को आरव को तैयार करने और उसकी आदिम प्रवृत्तियों प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को नियंत्रित करने में मदद करने का प्रभार दिया गया। ये सोहन और आरव का संयुक्त निर्णय था कि आरव अपने प्रशिक्षण के पहले वर्ष में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जाएगा। सोहन को विश्वविद्यालय में सफाईकर्मी स्वीपर की नौकरी लेनी थी ताकि वह आरव और माया पर नजर रख सके, जबकि आरव एक सुरक्षित और रचनात्मक वातावरण में बड़ा हो सके। कुछ बुजुर्ग इस बात से असंतुष्ट थे कि पूरी स्थिति कैसे बदली, लेकिन चटर्जी कबीले में कुलपिता के शब्द ही कानून थे, इसलिए उनके पास कड़वी घूंट पीने और आरव को उसकी आज़ादी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुल मिलाकर चीजें बहुत बुरी नहीं रहीं। अंत तक अर्जुन और ओमवीर एक साथ शराब पी रहे थे और हंस रहे थे, मानो वे काफी घुल मिल गए हों। आरव को चटर्जी कबीले से एक नई तलवार, कवच, कुछ जादुई काढ़े और लगभग 30 लाख सोने के सिक्के मिले ताकि उसे अपने पहले साल की फीस और पढ़ाई में मदद मिल सके। आरव के लिए ये छप्पर फाड़कर मिलने वाला लाभ था। उसे न केवल मुफ्त पैसा और उपकरण मिले, बल्कि अपनी आज़ादी बरकरार रखने का मौका भी मिला। उसे जो तलवार मिली थी वह असली गोल्ड ग्रेड हथियार थी और अत्यधिक धारदार थी। रेवस्लेशर गोल्ड एक अत्यंत धारदार ब्लेड जो हड्डी को मक्खन की तरह काट सकता है। ये फुर्तीले और तेज योद्धाओं के लिए उपयुक्त है। विशेष प्रभाव विंड/विंड/ हवा के माध्यम से एक हमला भेजे जो पूरी तरह से वायु तत्वों से बना तलवार का प्रहार है। वैम्पायर लेदर आर्मर सेट सिल्वर मुख्य रूप से चमड़े से बना एक हल्का कवच, लेकिन कपड़े के अंदर कुछ धातु के धागे बुने हुए हैं। विशेषताएं: बहुत हल्का, बहुत टिकाऊ, 10% चुभाने वाला नुकसान, स्टैब डैमेज 30%, कटने वाला नुकसान, कट डैमेज। कुल मिलाकर आरव अपने मिले हुए उपकरणों से बहुत खुश था, हालांकि उसकी खुशी के जुलूस को नोवा ने कुचल दिया। देखो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, सच में हूँ, लेकिन अगर तुम एक योद्धा के रूप में विकसित होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लूट खुद कमाना शुरू करना होगा और उनके लिए अपने भाई पर निर्भर नहीं रहना होगा। तुम्हारे पुनर्जन्म को लगभग 1 महीना हो चुका है और हालांकि तुमने प्रगति की है, लेकिन तुमने वास्तव में कुछ भी क्रांतिकारी नहीं किया है। तुमने गलतियां की हैं। तुमने कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए अपने भविष्य के ज्ञान और अपने संपर्कों का सहारा लिया है और खतरे के सामने बहुत खराब निर्णय लिए हैं। इन सब के बावजूद तुम केवल किस्मत के सहारे यहाँ तक पहुँचने में सफल रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, किस्मत तुम्हें इससे आगे नहीं ले जाएगी। असली लड़ाई अब शुरू होती है। कल तुम अकादमी में दाखिला लोगे और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करोगे। अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए वहां नहीं होगा। नोवा की डांट सुनकर आरव झिप गया, लेकिन वह जानता था कि यह सच है। एक बिना कीवी कचरे के लिए वह वास्तव में बहुत भाग्यशाली रहा था, लेकिन यहाँ से उसे खुद के दम पर आगे बना था। आज के बाद समस्याओं से निकलने के लिए अपनी शक्तियों पर भरोसा करने की शपथ लेते हुए आरव ने नोवा को आश्वासन दिया कि वह विश्वविद्यालय के भीतर अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। आज यहाँ आपकी सारी मदद के लिए धन्यवाद भाई, आरव ने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ कहा। अर्जुन एक पल के लिए मौन खड़ा रहा, उसके हाथ आरव के कंधों पर मजबूती से टिके थे। अर्जुन आरव को सांत्वना के शब्द देना चाहता था, उसे सलाह देना चाहता था कि वह अपने पुनर्जन्म के धोखे का अधिकतम लाभ कैसे उठाए और कैसे अपनी क्षमता से अधिक बोझ न उठाए,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चूंकि आरव ने खुद अर्जुन के सामने अपने पुनर्जन्म की बात नहीं की थी, इसलिए अर्जुन भी उस पर दबाव नहीं डालना चाहता था। आखिरकार आज तक गौतम सिंगला के अलावा कोई नहीं जानता था कि अर्जुन खुद भी एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति है। अंततः अर्जुन ने भारी आवाज में कहा, आरव, मैं तुम्हें इस पर भाषण नहीं देना चाहता कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तुम अब एक वयस्क व्यक्ति हो और अपने फैसले खुद ले सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हारी स्थिति को समझा है, भले ही चटर्जी कबीला तुम्हारा शिकार न करे, लेकिन अन्य वैम्पायर कबीले तुम्हारे अस्तित्व या तुम्हारी क्षमता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओमवीर को यकीन है कि अगर तुम्हारी शक्तियों की खबर कभी लीक हुई तो दर्शन शर्मा व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा शिकार करेगा। अजीब बात यह है कि चटर्जी कबीला यहाँ तुम्हारा सहयोगी है, क्योंकि वे तुम्हें कैद करने और तुम पर प्रयोग करने की जितनी इच्छा रखते हैं, वे किसी अजीब जुनून के कारण तुम्हें मरते हुए भी नहीं देखना चाहते। लेकिन दूसरे कबीले इतने उदार नहीं होंगे। अगर चीजें खराब होती हैं तो तुम्हारे पास लौटने के लिए हमेशा पृथ्वी है जिसे तुम अपना घर कह सकते हो। हालांकि बड़ा भाई हमेशा आसपास नहीं रहेगा और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें छिपाना ज्यादा बुद्धिमानी है। अकादमी जाओ, सब कुछ सीखो, मजबूत बनो, लेकिन अपनी शक्तियों को गुप्त रखो। लोग तुम्हारे वास्तविक पराक्रम के बारे में जितना कम जाने उतना ही अच्छा है। मेरी बात पर विश्वास करो आरव, केवल मूर्ख ही लड़ाई शुरू होने से पहले अपने सभी पत्ते खोलते हैं। इस ब्रह्मांड में गर्व और सम्मान का कोई मूल्य नहीं है। एकमात्र चीज जो मायने रखती है वह है शक्ति। इसलिए जब जरूरत हो तो कड़वी घूंट पी लो, अपना सिर नीचे रखो और बस काम करते रहो। आरव ने सिर हिलाया, उसने अपने भाई की बातों को दिल से लगा लिया। वह एक मूर्ख की तरह अपने विरोधियों के सामने अपने सभी पत्ते नहीं खोलना चाहता था। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी इन्वेंट्री से एक वस्तु निकाली, आरव को एक कंसीलर मास्क दिया। कंसीलर मास्क एपिक, एक मुखौटा जो आपको एक नकली नाम और पहचान अपनाने में मदद करेगा, साथ ही टियर 4 से नीचे की आपकी साख और पहचान की जांच करने के सभी प्रयासों को विफल कर देगा। अर्जुन ने कहा, अपने शुरुआती गेमिंग दिनों में मुझे भी एक मुखौटा पहनना पड़ा था और एक नकली नाम अपनाना पड़ा था। ये वही वस्तु है जिसका उपयोग मैंने अपने ओमेगा के दिनों में किया था। मुझे आशा है कि यह तुम्हारे काम आएगी। आरव ने अर्जुन के उपहार को स्वीकार किया और अपने भाई के सामने गहराई से झुका। आरव ये जानकर थोड़ा हैरान था कि उसके भाई जैसे शक्तिशाली योद्धा को ओमेगा में अपनी पहचान छिपानी पड़ी थी। हालांकि इसने उसे याद दिलाया कि उसके भाई को भी एक समय में कड़वी घूंट पीनी पड़ी थी ताकि वह खुद को उस महाशक्ति के रूप में विकसित कर सके जो वह आज है। मुखौटा अपने चेहरे पर लगाते हुए आरव ने वस्तु को खुद से जोड़ लिया। सिस्टम अधिसूचना, आपने एक कंसीलर मास्क सुसज्जित किया है। कृपया अपना नया प्रदर्शन नाम चुनें। आरव ने नाम चुना, रावण। रावण। सिस्टम अधिसूचना, प्रदर्शन नाम रावण पर सेट कर दिया गया है। अर्जुन ने जाने से पहले आखिरी बार अपने भाई को गले लगाया और अन्य एलिट्स के साथ गृह से प्रस्थान किया, आरव को पीछे छोड़ते हुए। आरव अर्जुन को जाते देख थोड़ा दुखी था, हालांकि उसके इस दुख में सोहन ने खलल डाला। सोहन ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा, लेकिन मुझे तुम्हें विस्तार से समझाने दो कि तुम कितने खतरे में हो। वैम्पायर जाति में एक प्राचीन भविष्यवाणी है जो वैम्पायरों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। समय जितनी ही पुरानी एक कहानी जो कुछ इस प्रकार है। जब ब्रह्मांड अराजकता में डूब जाएगा और अंधकार अपना सिर उठाएगा, रक्त की नदियां बहेंगी, एक विद्रोही वैम्पायर अपना सिर उठाएगा। पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हुए वह सिंहासन पर दावा करेगा। रक्त ही उसका शस्त्र होगा, उसका वरदान और अभिशाप भी। ब्लड मैनिपुलेटर उसका नाम होगा और प्राइमोर्डियल वैम्पायर उसकी जाति होगी। उसकी नियति महान होगी, लेकिन उसका शासन नहीं। उसके चुनाव दुख लाएंगे, उसके अलावा बाकी सभी के लिए। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो रक्त साधकों को बहुत खतरनाक व्यक्तियों के रूप में चित्रित करती है और हरेरा गेरा, नत्थु खेरा और 2 साल का बच्चा भी इस प्राचीन भविष्यवाणी को दिल से जानता है। हम चटर्जी, हम प्राचीन भविष्यवाणी के इस संस्करण में विश्वास नहीं करते हैं। हमें जो संस्करण सिखाया गया है उसमें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अंतिम पद थोड़ा अलग है। हमारे संस्करण में आदिम वैम्पायर जाति का एक नायक है जो समृद्धि और शांति लाएगा। लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हम एकमात्र कबीले हैं जो उस संस्करण में विश्वास करते हैं। राजा दर्शन शर्मा और बाकी वैम्पायर समुदाय द्वारा अपनाया गया संस्करण आदिम वैम्पायर को एक खलनायक के रूप में चित्रित करता है। अब ये जानने के बाद कल्पना करो कि ब्रह्मांड में कितनी अराजकता मच जाएगी जब ये पता चलेगा कि आदिम
वैम्पायर जाति का एक रक्त साधक ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। तुम्हारी अपनी जाति के सदस्यों और विशेष रूप से राजा द्वारा तुम्हारा बेरहमी से शिकार किया जाएगा, जो तुम्हारा जीवन समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। इसलिए विश्वविद्यालय में सावधान रहना आरव। हालांकि मैं तुम पर नजर रखूंगा, फिर भी तुम्हें सतर्क रहना होगा। आरव पर वैम्पायर भविष्यवाणी के रूप में एक बम फोड़ा गया था। प्राचीन भविष्यवाणी, जिसमें स्पष्ट रूप से रक्त साधकों और आदिम वैम्पायरों का उल्लेख था, ने संकेत दिया कि आरव इसे पूरा करने के लिए नियत व्यक्ति होने का प्रमुख उम्मीदवार था। अखिल द्वारा उसे दिखाए गए लक्ष्य, वैम्पायर राजा का सिंहासन छीनना, के साथ जोड़कर देखा जाए तो ये स्पष्ट था कि नियति ने उसके लिए आगे एक कठिन रास्ता तय किया था। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट ऑफिस में आरव माया के पीछे लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था ताकि वह प्रतिष्ठित ग्रैंड यूनिवर्सिटी फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग टैलेंट्स में आवेदन कर सके और एक फ्रेशर के रूप में दाखिला ले सके। सिद्धांत रूप में विश्वविद्यालय छात्रों को 2 साल का कोर्स प्रदान करता था, लेकिन चूंकि फीस 1 मिलियन स्वर्ण मुद्रा प्रति वर्ष की भारी भरकम राशि तय की गई थी, इसलिए 95% छात्रों ने 2 साल के कोर्स को एक ही वर्ष में पूरा करने और जितनी जल्दी हो सके ग्रेजुएट होने का विकल्प चुना। इसने छात्रों के विश्वविद्यालय जीवन को बहुत कठिन और प्रतिस्पर्धी बना दिया था, क्योंकि उनके पास वहां रहते हुए चमकने और सीखने का केवल एक ही मौका था। जहां माया ने बिना आस्तीन का सफेद टॉप और फैशनेबल लेदर पैंट पहनी थी, वहीं आरव सिर से पैर तक चांदी के बटनों वाली काली पोशाक से ढका हुआ था, जिससे उसके शरीर का 1 इंच हिस्सा भी खुला नहीं बचा था। उसने अपने हाथों को दस्तानों से और अपने चेहरे को एक कंसीलर मास्क से ढक रखा था। उसके बारे में दिखने वाली एकमात्र विशिष्ट विशेषताएं उसकी खून जैसी लाल आंखें और उसके काले बाल थे। पूरी नामांकन प्रक्रिया मूल रूप से एक दिखावा थी। हर वह व्यक्ति जो फीस देने में सक्षम था और डाकघुट से संबंधित नहीं था, उसे नामांकन की अनुमति थी। आरव, जिसे चटर्जी कबीले से 3 मिलियन सोना मिला था, वर्तमान में पैसों में खेल रहा था, क्योंकि उसके पास खुद के बचाए हुए 1 मिलियन और थे, जिससे उसकी कुल संपत्ति 4 मिलियन सिक्के हो गई थी। इसने सुनिश्चित किया कि विश्वविद्यालय में उसका जीवन कम से कम कुछ समय के लिए सुचारू रूप से चलेगा और उसे किसी कंगाल की तरह नहीं रहना पड़ेगा। जल्द ही नामांकन के लिए माया की बारी आए और वह आरव के पास से उठकर आवेदन करने के लिए अंदर चली गई। ऑल द बेस्ट, आरव ने समर्थन देने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि माया ने केवल मुड़कर आरव को गुस्से से देखा और कार्यालय के अंदर चली गई। अच्छी चाल है सिम, दादाजी नोवा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मुझे समझ नहीं आता कि उस महिला की समस्या क्या है। वह मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई करिश्मा और आकर्षण नहीं है, नोवा ने कहा। आरव तुरंत असहमत हो गया। मैं 6 फीट 3 इंच का हूँ, रणवीर जैसी कदकाठी है, स्किन टोन वाइट चॉकलेट जैसी साफ है, मुझमें ऐसा क्या है जो पसंद न आए? आरव ने स्पष्ट रूप से अपनी खुद की सुंदरता को बहुत बढ़ा चाहकर आंकते हुए उत्तर दिया। नोवा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, शायद तुम्हारी आंखें उसे डराती हैं। आरव पलटवार करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपनी बात पी ली। उसकी आंखें वास्तव में थोड़ी डरावनी थीं। वे निश्चित रूप से उसे डरावना और अनफ्रेंडली दिखाते थे। डरावने की बात कर रहे हो तो उस अजीब सफाईकर्मी को देखो। वह एक टियर 4 वैम्पायर वैज्ञानिक है, जो यहाँ के अधिकांश शिक्षकों से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह कचरा उठा रहा है और फर्श पर पोछा लगा रहा है। हास्यास्पद है। नोवा ने सोहन के बारे में बात करते हुए कहा। सोहन एक ऐसा अजीब पात्र था जिसे नोवा समझ नहीं पा रहे थे। वह आदमी बहुत ही अप्रत्याशित था। आरव ने मुस्कुराते हुए सोहन की ओर देखा, जो हर राहगीर को शालीनता से झुककर प्रणाम कर रहा था और विश्वविद्यालय के फर्श पर पोछा लगा रहा था और देखने में टियर 0 से अधिक मजबूत नहीं लग रहा था। आरव को जो समझ नहीं आ रहा था वह ये था कि उसके जैसा मजबूत व्यक्ति ऐसे मामूली कामों में क्यों लगा हुआ है, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि यह उसका जुनून होगा। आरव सोहन चटर्जी के बारे में एक महत्वपूर्ण घटक को नहीं समझ पाया था, जो कि उसकी ब्लडलाइन क्षमता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आरव को चटर्जी कबीले की ब्लडलाइन क्षमता विरासत में नहीं मिली थी, जैसे उसे नाइटब्लेड्स की क्षमता मिली थी। चटर्जी कबीले की क्षमता अतिमानवीय सुपरह्यूमन हियरिंग और झूठ का पता लगाना थी। इस क्षमता ने उन्हें सूचनाओं का उत्कृष्ट संग्रहकर्ता बना दिया था। हालांकि इसका पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उन्हें समाज के सभी कोनों तक पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हालांकि चटर्जी कबीले के लोग सफाईकर्मियों और स्वीपरों का कबीला थे, फिर भी वे इस ब्लडलाइन क्षमता के कारण 7वें सबसे मजबूत स्थान पर थे, क्योंकि चटर्जी लोग राजा दर्शन शर्मा के सूचना संग्रहकर्ता और उनकी आंख कान भी थे। अब भी सफाई करते समय
सोहन 500 मीटर दूर तक की हर फुसफुसाहट, हर बातचीत को सुन रहा था और अकादमी में पढ़ने वाले राजकुमारों जैसी बातें करने वाले छात्रों के माध्यम से विभिन्न कबीलों के मामलों की जानकारी प्राप्त कर रहा था। कुछ जानकारी उपयोगी थी, कुछ कचरा थी, लेकिन सोहन द्वारा सब कुछ सुना और रिकॉर्ड किया जा रहा था ताकि उसे एक रिपोर्ट में संकलित किया जा सके और फाइलिंग के लिए कबीले को वापस भेजा जा सके। चटर्जी लोग शौक से सफाईकर्मी नहीं थे, वे ब्रह्मांड के सभी कोनों तक पहुंच बनाने और सूचनाओं के स्वामी बनने के लिए सफाईकर्मी बने थे। उन्हें सच और झूठ में अंतर करने का एक अतिरिक्त लाभ भी था, जिसका अर्थ था कि वे कभी भी अधूरी अफवाहों और गलत सूचनाओं पर काम नहीं करते थे। इससे उनकी सभी रिपोर्टें सटीक और सच्ची होती थीं, जिससे उन्हें अन्य सभी सूचना संग्रह एजेंटों पर बढ़त मिलती थी। इसी कारण से चटर्जी कबीला एक बहुत ही धनी कबीला था और गुप्त रूप से पागलपन भरे प्रयोगों के लिए धन मुहैया करा सकता था, क्योंकि उन्हें हर महीने हशमनी और सूचनाओं की बिक्री से अरबों का राजस्व मिलता था। आरव इतना दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे इतना महत्वपूर्ण ब्लडलाइन गुण विरासत में नहीं मिला। जल्द ही आरव की कार्यालय में प्रवेश करने की बारी आई। उसने गहरी सांस ली और अंदर प्रवेश किया। 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष, जिनका अपना एक विद्वत्तापूर्ण आभा स्कॉलरली ओरल थी, मेज की दूसरी ओर बैठे थे। उन्होंने आरव से उसका नाम, नस्ल, प्रायोजक आदि जैसे कुछ सरल प्रश्न पूछे। आश्चर्यजनक रूप से वे आरव को कंसीलर मास्क पहने देखकर थोड़े भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अपना नाम, रावण और नस्ल, मॉडर्न वैम्पायर भरकर आरव ने अपना प्रवेश फॉर्म पूरा करने के लिए स्वप्रायोजित विकल्प पर टिक किया। आरव ने पहले वर्ष की फीस का भुगतान किया और उसके आवेदन पर तीनों प्रोफेसरों ने मुहर लगा दी। उसे एक छात्रावास टोकन और मुट्ठी भर किताबें दी गईं और विश्वविद्यालय के डॉर्म के लिए जाने वाली आखिरी शटल पकड़ने के लिए जल्दी निकलने को कहा गया। आरव ने अपना सामान अपने इन्वेंट्री में रख लिया और शटल क्षेत्र की ओर चल दिया, जहां उसने माया को कोने में इंतजार करते हुए पाया। आरव उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई और हाथ बांध लिए और शटल हॉस्टल की ओर चल पड़ी। वार्सिटी नोटिस, आपने 1000 मेरिट अंक प्राप्त किए हैं। वर्तमान शेष 1000। प्रिंसिपल की घोषणा ठीक वैसी ही थी जैसा डर आरव को सता रहा था। उसे गहरा आभास था कि डॉम्स शयनकक्ष को जानबूझकर विश्वविद्यालय से इतनी दूर बनाया गया है और अब उसे समझ आया कि क्यों। विश्वविद्यालय आरव की शुरुआती सोच से कहीं अधिक क्रूर जगह थी, जहां केवल 3000 से 9000 छात्र ही कक्षाओं तक सुरक्षित रास्ता पाने के पात्र थे, जबकि बाकी 2,10,000 से अधिक छात्रों को कक्षाओं तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना, संघर्ष करना पड़ना था। हालांकि यदि कोई विश्वविद्यालय तक सुरक्षित रास्ता पा भी लेता, तो भी जब तक उसके पास पर्याप्त मेरिट अंक न हो, ये सब बेकार था, क्योंकि सुविधाओं का लाभ उठाने का एकमात्र तरीका उनका भुगतान करना था। विश्वविद्यालय ने छात्रों को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह और भोजन की गारंटी दी थी, बशर्ते उनके पास पर्याप्त पैसे हों। यदि कोई छुट्टी लेना चाहता और भुगतान करने की क्षमता रखता, तो वह मनोरंजन केंद्र भी जा सकता था, बिल्कुल एक शहर के भीतर नागरिक जीवन जीने की तरह। हालांकि एक योद्धा बनने और विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने के लिए व्यक्ति को वह सब कुछ कमाना पड़ता था जो वह सीखना चाहता था। उसे मिलने वाले ज्ञान के लिए लड़ना था, ग्रेजुएट होने के अधिकार के लिए लड़ना था और संसाधनों का उपयोग करने के लिए लड़ना था। एक ऐसा विश्वविद्यालय होने के बावजूद जहां केवल अमीर ही दाखिला ले सकते थे, यह एक क्रूर जगह थी जहां केवल सबसे भूखे महत्वाकांक्षी छात्र ही विशिष्टता के साथ पास हो सकते थे। इसने वास्तविक ब्रह्मांड को एक लघु मॉडल में पूरी तरह से उतार दिया था, क्योंकि दुनिया भी लगभग इसी तरह काम करती थी। जब आरव इन बातों पर विचार कर रहा था, दोनों कमरों को जोड़ने वाली धातु की खिड़की झटके से खुली और उसने माया को उस दरार से झांकते हुए देखा। हाँ, आरव ने माया से पूछा, जो कुछ देर चुप रही लेकिन फिर अपने बिस्तर पर लेट गई और उनके बीच की खिड़की को खुला रहने दिया। माया ने दृढ़ आवाज में कहा, चलो कुछ बुनियादी नियम तय करते हैं और रणनीति पर बात करते हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं सुन रहा हूँ। माया ने कहा, हमें हर सुबह ठीक 6 बजे डॉर्म से बाहर निकलना होगा, इसलिए 5 से 5:30 तक मैं बाथरूम का उपयोग करूंगी और 5:30 से 6 तक तुम अपनी मर्यादा में रहना और कभी मुझे झांकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस दिन तुम ऐसा करोगे वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक लगता है। माया ने अपनी बात जारी रखी, डॉर्म्स के बाहर का अर्ध जंगल एक खूनी युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। मुझे यहाँ इकट्ठा हुए लोगों की पूरी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है और मुझे लगता है कि तुम भी टियर 0 पर होने के बावजूद इतने बुरे नहीं हो। अगर हम वास्तव में कोशिश करें
तो हम सुबह 8 बजे तक विश्वविद्यालय के मैदान तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। आरव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर हम साथ काम करने वाले हैं तो तुम्हें मुझसे ऐसे बात करना बंद करना होगा जैसे मैं तुम्हारा अधीनस्थ हूँ और थोड़ी इज्जत से बात करनी होगी। माया कुछ देर चुप रही और फिर बोली, तुम्हें मेरा सम्मान तब मिलेगा जब तुम उसे कमाओगे। तुमने पहले मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें टीम का सदस्य बनने का मौका दे रही हूँ। तुम मेरे अधीनस्थ नहीं हो, मैं तुम्हें वैसा नहीं मानती, लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति भी नहीं हो जिसे मैं बहुत ऊंचे दर्जे का मानती हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मैं इसी तरह बात करती हूँ। आरव ने आह भरी और फिर इसे टाल दिया क्योंकि उसे लगा कि इस पर बहस करना बेकार है, वैसे भी साथ रहने पर समय के साथ उनकी पटरी बैठ ही जाएगी। आरव वैसे भी माया जैसे साथी को पसंद करता था जो मीठे झूठ के बजाय कड़वा सच बोले। कम से कम वह उसकी बातों पर यकीन तो कर सकता था। माया ने आगे कहा, तुम विश्वविद्यालय के भीतर अपनी कक्षाओं के लिए स्वतंत्र हो, मैं अपनी कक्षाओं के लिए। हम व्याख्यानों के बीच दिन में एक बार मिलेंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि विश्वविद्यालय से बाहर निकलने के लिए दूसरे को कितनी देर इंतजार करना होगा। हम उसका इंतजार करेंगे जिसे सबसे देर से बाहर आना है, और फिर साथ में वापस डॉर्म्स के लिए निकलेंगे। आरव ने सिर हिलाया, ये योजना उसे उचित लगी और उसने कहा, ठीक है। इसके बाद माया कुछ देर चुप रही, तो आरव ने बातचीत आगे बढ़ाई। वहाँ बहुत सारा खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होगा, खासकर जब साल के अंत का सीजन करीब आएगा। बहुत सारी लड़ाइयों का मतलब है बहुत सारे दुश्मन बनाना, साथ ही लाशों से लूट के रूप में बहुत सारी चीजें मिलना। लूट के बंटवारे के लिए मेरा प्रस्ताव है कि जो लड़ाई में अधिक योगदान देगा उसे पहली पसंद मिलेगी, और फिर हम बारी बारी से चुनेंगे। माया ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, उचित है। आरव ने आगे कहा, इस जगह पर तुम मेरी असली नाम जानने वाली इकलौती व्यक्ति हो और मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता हूँ, इसलिए सार्वजनिक रूप से मुझे रावण कहना ठीक है। अगर हम में से कोई भी कमरे में किसी डेट को लेकर आता है तो चलिए एक अनकहा नियम रखते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसे प्राइवेसी देगा। आरव की इस बात पर माया उपहास करते हुए बोली, मैं यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी स्किल्स निखारने और अपने प्रतिशोध के लिए मजबूत बनने आई हूँ। आरव ने उसके इस संकल्प का सम्मान किया, लेकिन फिर भी कहा, खैर, फिर जब मैं किसी को लाऊंगा तो मुझे प्राइवेसी देना। माया ने दोनों कमरों के बीच की धातु की खिड़की को जोर से बंद करते हुए कहा, जितनी चाहे प्राइवेसी रखो, बस 6 बजे लेने के लिए तैयार रहना। आरव धीरे से हंसा, ऐसा लग रहा था कि विश्वविद्यालय का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा होने वाला था, लेकिन साथ ही इसमें बहुत मजा भी आने वाला था। बधाई हो लड़के, तुम्हारे जीवन के कठिन दिन डॉग डेज आ गए हैं, नोवा ने उसकी भावनाओं को पते हुए कहा। आरव जवाब देना चाहता था, लेकिन प्राची ने उसे टोकते हुए याद दिलाया कि रात का 1 बज चुका है और उसे लगभग 4 घंटे में उठना है। पहला दिन निश्चित रूप से उथल पुथल भरा होने वाला था। अगली सुबह ठीक 6 बजे आरव और माया ने अपने शरीर पर पूर्ण आमा पहना और अपने हथियारों से लैस होकर डॉम विंडी के गलियारों में दौड़ना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर जल्दी निकलने का विचार केवल उन्हीं का नहीं था, हजारों छात्र पहले से ही खुले जंगल की ओर बढ़ रहे थे। फिर भी कुल छात्र संख्या की तुलना में ये गिनती काफी कम थी, ज्यादा से ज्यादा 10,000 के करीब। जल्दी निकलने वाले उन 10,000 छात्रों में से 70% शटल टर्मिनल की ओर जाते दिख रहे थे, जो डॉम क्षेत्र से लगभग 500 मीटर दूर था। आरव ने उन्हें शटल स्पॉट के पीछे कतार में लगते और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए धक्का देते देख धीरे से कहा, बेवकूफ। उन्हें एक दूसरे को दी जाने वाली गालियां सुनना काफी मजेदार था, क्योंकि उनके सोफिस्टिकेटेड अपशब्दों से ही आरव को समझ आ रहा था कि वे समाज के उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कतार में खड़ी एक सुंदर पोशाक वाली लड़की ने अपने पीछे खड़े एक ओर्क से कहा, ओए, मुझे धक्का मत दो, आवारा कहीं के। लेकिन ओर्क को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह खुलेआम उसे परेशान कर रहा था। शटल पर जल्द ही खून खराबा शुरू हो जाएगा, माया ने टिप्पणी की और वह आरव के साथ जंगल की ओर तेज गति से बढ़ गई। पहले दिन बहुत कम लोगों ने जंगल का रास्ता चुनना पसंद किया था। इसका कारण कुछ दूसरे वर्ष के छात्र थे, जो जूनियर छात्रों को जंगल में लेवल 700 के राक्षसों के हाथों होने वाली भयानक मौतों की कहानियां सुनाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। चूंकि अधिकांश नामांकित छात्र टियर 0 या शुरुआती टियर 1 के थे, इसलिए बहुत कम लोगों में ऐसे राक्षसों का सामना करने की हिम्मत थी। हालांकि ये दूसरे वर्ष के छात्रों की एक जानबूझकर की गई चाल थी, क्योंकि वे यथासंभव लंबे समय तक जंगलों पर अपना एकाधिकार चाहते थे। असल में 100 में से 99 बार वहां केवल लेवल 10-40 के राक्षस ही मिलते थे।
लेवल 10-40 के राक्षस को अकेले मारना अभी भी कठिन था, लेकिन यहीं पर टीम वर्क की भूमिका आती थी। एक अच्छी यूनिट की ताकत तब दिखती थी जब टीम वर्क के दम पर लोग ऐसे राक्षसों का काम तमाम कर देते थे। आरव और माया केवल 2 योद्धाओं की एक यूनिट थे। जंगल में जाते समय भले ही यह कोई बड़ा लाभ न हो, लेकिन एक पार्टी में कम लोग होने का मतलब था हर किल पर अधिक मेरिट और अनुभव मिलना। पहली बार साथ निकलने के बावजूद वे दोनों गजब के तालमेल में थे। उन्हें अच्छी समझ थी कि किन राक्षसों से लड़ना है और किन से नहीं। पहले 10 मिनट तक उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं किया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे बिना लड़े ही लेवल 5-15 के झुंडों से काफ़ी तेज निकल सकते हैं। हालांकि लेवल 17 के एक भूरे भालू का सामना होने पर उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भूरे भालू ने उनका रास्ता रोका और आरव का सिर उड़ाने के इरादे से अपना दाहिना पंजा तेजी से चलाया। तभी आरव ने उस पर एकदम करीब से फायरबॉल से हमला किया और माया ने अपने खंजर सीधे उसकी आंखों में उतार दिए। 1020 क्रिटिकल हिट। आरव ने 120 का नुकसान पहुंचाया जबकि माया ने सीधे क्रिटिकल हिट दी, जिससे उस कमबख्त भालू को अपना हमला पूरा करने का मौका मिलने से पहले ही वह मर गया। माया पहले से ही टियर 1 पर थी और उसकी ताकत कोई मजाक नहीं थी, वह भालू उसका मुकाबला नहीं कर सका। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपकी पार्टी ने एक जंगली भूरे भालू को मार गिराया है। 200 एक्सपी जोड़ लेवल अप। वार्सिटी नोटिफिकेशन, हत्या में योगदान के लिए 30 मेरिट अंक। वर्तमान अंक 1030। आरव को 30 मेरिट मिले जबकि माया को 100। ये वार्सिटी द्वारा स्वचालित रूप से तय किया गया था कि किसे कितने अंक मिलेंगे, जो पूरी तरह योगदान पर आधारित था, जिससे शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं बची। भालू को मारने के बाद वे दोनों नहीं रुके क्योंकि यहाँ से उनकी लड़ाइयाँ और कठिन होने वाली थीं। पूरे 2.5 घंटे तक आरव और माया जंगल में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। जहाँ संभव हो सका उन्होंने अन्य छात्रों से दूरी बनाई और उन जानवरों से लेने से बचे जिन्हें हराने का उन्हें भरोसा नहीं था। वे ठीक 8:32 बजे घायल और थके हुए अवस्था में विश्वविद्यालय के गेट के अंदर पहुंचे। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे मेरिट अंक एकत्र कर लिए थे। वार्सिटी नोटिफिकेशन, आप सुरक्षित रूप से विश्वविद्यालय परिसर में पहुंच गए हैं। क्या आप पूर्ण स्वास्थ्य फुल हेल्थ पाने के लिए 20 मेरिट अंकों का उपयोग करना चाहते हैं? आरव ने हाँ पर क्लिक किया और उसके खाते से 20 मेरिट अंक कट गए। रास्ते में उन्होंने कुल 18 जानवरों का शिकार किया था, जिसमें आरव को कुल 520 मेरिट अंक मिले और माया ने 740 अंक हासिल किए। वार्सिटी नोटिफिकेशन, वर्तमान मेरिट अंक 1500। विश्वविद्यालय के मैदान में पहुंचते ही आरव जोर जोर से हाँफ रहा था और सिर से पांव तक पसीने में तरबतर था, जबकि माया अपने घुटनों को पकड़कर मांसपेशियों को आराम दे रही थी और अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। हा, आरव हंसने लगा और जमीन पर पीठ के बल लेट गया। माया के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। सोचो, इस पागलपन का एक पूरा साल, दिन में 2 बार, आरव ने कहा। हम और मजबूत होकर निकलेंगे, माया ने जवाब दिया और आरव की ओर हाथ बढ़ाकर उसे वापस खड़ा होने में मदद की। 2.5 घंटे की रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई के बाद दोनों के बीच का माहौल काफी सुधर गया था। हालांकि ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें एक दूसरे की लेने की शैली का अच्छा अंदाजा हो गया था। दोनों एक साथ कक्षाओं की ओर बने लगे। उन्होंने देखा कि कुछ 100 छात्र पहले से ही विश्वविद्यालय के मैदान में पहुंच चुके थे। लगभग सभी चोटों से भरे हुए और फटे हुए लबादों में थे। डॉम्स की विशाल भीड़ की तुलना में यह एक बहुत छोटा हिस्सा था। पहली क्लास शुरू होने में अभी समय था और तब तक निश्चित रूप से कई और छात्र पहुंच जाते। फिर भी यह मानना सुरक्षित था कि कुल मिलाकर केवल 20% छात्र ही विश्वविद्यालय के मैदान तक पहुंच पाएंगे। सुबह लगभग 8:45 बजे सूरज आखिरकार क्षितिज से ऊपर उठने लगा। जैसे ही उसकी एक किरण आरव की त्वचा को छुई, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन भरी जलन दौड़ गई। जंगल में लड़ते समय आरव का लबादा कोहनी के पास से फट गया था और सूरज के संपर्क में आते ही वह हिस्सा तुरंत जलने लगा। आरव ने अपनी उजागर त्वचा को दूसरे हाथ से ढक लिया और दर्द से लेने के लिए अपने दांत भींच लिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसी क्षण माया ने अपने लबादे का एक हिस्सा फाड़ा और आरव के फटे हुए हाथ पर लपेट दिया। ब्रेक के समय यहीं मिलते हैं, उसने पट्टी बांधने के बाद जाते हुए कहा। आरव मुस्कुरा उठा और आगे बढ़ गया, ये सोचते हुए कि वह पत्थर दिल राजकुमारी आखिर उतनी कठोर भी नहीं थी। माया और आरव के पहले दिन के लक्ष्य अलग अलग थे। आरव प्रोफेसर ग्राहम द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यान QI के बुनियादी सिद्धांत को सुनना चाहता था, जबकि माया ब्रह्मांड का इतिहास नामक क्लास में जाना चाहती थी। इसलिए दोनों अलग हो गए और ब्रेक के समय एक दूसरे से मिलने का फैसला किया।
QI के बुनियादी सिद्धांत कि एक क्लास में बैठने की कीमत भारी भरकम 500 मेरिट अंक थी। हालांकि आरव ने अपने दांत भींचे और इसमें जाने का फैसला किया, क्योंकि इस समय अगर कोई ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था तो वह QI की बुनियादी बातें ही थीं। वार्सिटी नोटिफिकेशन 500 मेरिट अंक काट लिए गए हैं। आपका वर्तमान मेरिट बैलेंस 1000 अंक है। आरव कक्षा में सबसे पीछे की सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे कमरा छात्रों से भरने लगा, लेकिन सुबह ठीक 9 बजे लेक्चर शुरू होने से पहले केवल 22 छात्र ही पहुंच पाए। अब आरव को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि 20-22 छात्रों की क्लास में वह लगभग 400वीं कतार में बैठा था। हालांकि प्रोफेसर ग्राहम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरव कहाँ बैठा है। प्रोफेसर ग्राहम रेशमी विद्वान लबादों से ढके हुए थे और उनके चारों ओर एक गुस्सैल शिक्षक वाला ऑरा था। उनकी हर हरकत, चाहे वह चाक उठाना हो या अपने फैंसी गिलास से वाइन का घूंट लेना, अचानक और तत्काल होती थी, जिससे देखने वाले को लगता था कि वह आदमी बहुत जल्दी में है।